कैसे हो दोस्तों? स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना लेक्चर सेकंड है बेसिक मैथ्स पे, जो फिजिक्स का हमने फ्री कोर्स स्टार्ट कर रखा है ना? जिसमें हम कंप्लीट 11th 12th फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। उसका जो बेसिक मैथ्स का सेकंड लेक्चर जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने सबसे पहले तो ब्रीफ में हमने जाना था कि हम फिजिक्स में किन किन चीज़ों को रियल लाइफ में या फिर मूवीज से रिलेट कर सकते हैं जो हम पढ़ते हैं उनको। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमने जब टॉपिक स्टार्ट करा था तो उसके अंदर हम पॉइंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में कैसे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डिफाइन होती है। और अगर हम बात करें 2D में कैसे डिफाइंड है, 2D प्लेन के अंदर 3D में कैसे डिफाइंड है दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस, ये सब हमने कैलकुलेट करे थे। ठीक है। और एक्स वाई जेड एक्सिस जो हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, वो कैसे डिफाइंड है, उनके एक्सिस एक दूसरे के साथ किस तरीके से अलाइंड है। ऑब्वियसली एक्स वाई और जेड जो होते हैं वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन उनकी एक्सिस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किधर डिफाइंड होती है कि पॉजिटिव किधर लेना है। उन सब चीज़ों के बारे में हमने कल पढ़ा था, है ना? किसी ने अगर नहीं देखा है लेक्चर और वो नया है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्स्ट लेक्चर की लिंक तुम्हें मिल जाएगी, और आई बटन पे भी आई थिंक मैं तुम्हें डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी क्लिक करके तुम देख सकते हो। अदरवाइज तुम चैनल पे क्लिक करके और पूरा लिस्ट जो तुम्हारी होगी, है ना, जिसको हम बोलते हैं प्लेलिस्ट, उसमें तुम जा करके देख सकते हो। बाकी मैं तुम बता देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेना @ इसमें मैं सही से लिख देता हूँ, @फिजिक्स माफिया। अगर तुम जाके टेलीग्राम पे सर्च करोगे @फिजिक्स माफिया तो तुम्हें ये चैनल मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब पे अगर तुम पहली बार आए हो तो लेक्चर पूरा देखना, तुम्हें मज़ा आएगा। और लास्ट में जब तुम्हें अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, और अपना जो फीडबैक हो वो कमेंट में लिख देना, है ना? तो स्टार्ट करते हैं अपन, और बाकी जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होंगी मैं तुम्हें ड्यूरिंग द लेक्चर देता रहूँगा। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन, जिसके लिए हमने लेक्चर स्टार्ट करा है स्ट्रेट लाइन, और फिर सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, जो भी रिलेवेंट बाकी का पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, देखो कल हमने दो पॉइंट्स के बारे में बताया कि पॉइंट्स कैसे डिफाइन करते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट को अगर हमें डायरेक्टली एक ऐसा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर हम दोनों को डायरेक्टली ज्वाइन कर दें, जो वो ज्वाइन करने का जो सिस्टम होता है उसको हम लाइन बोल रहे हैं। ठीक है ना? यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट को अगर हमें कनेक्ट करना है तो जो कनेक्टिंग जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लाइन बोलेंगे। लाइन क्या होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में डायरेक्टली मुझे पॉइंट टू पॉइंट मूव करना है, तो मैं ए से बी तक जब शॉर्टेस्ट तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बनाते हुए पहुंचूंगा तो वो जो बनेगा वो एक लाइन बनेगा। यानी कि जब मैं ए से बी पे पहुंचता हूं तो ए से मैं चलूंगा इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हमेशा बी की तरफ डायरेक्टेड मैं चलता रहूंगा, और पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करता रहूंगा इन सारे पॉइंट्स को, तो वो जो बनेगा उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब दोनों पॉइंट्स के बीच में जो बना, ये एक लाइन का सेगमेंट है, क्योंकि लाइन बड़ी इन्फिनिटी तक कुछ कितनी भी लंबी हो सकती है। तो जैसे अगर ए और बी पॉइंट है तो इनके बीच में इनफाइनाइट लेंथ का एक लाइन बन सकता है, उसके एक छोटे से पार्ट को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच का डिफरेंस है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो हमें डायरेक्टली जो बीच में आने वाले जो पॉइंट्स सभी को ज्वाइन करते करते अगर हम एक लाइन वो बनाएं, पाथ बनाएं, तो वो पाथ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है। अगर हम ए से बी तक जाने के लिए कोई और पाथ चूज करेंगे, किसी और डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ऐसे, तो ये वाला जो पाथ होगा वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगा, अगर हमें ए से बी तक जाना हो तो ए से बी तक अगर जाना है तो डायरेक्टली उसी के डायरेक्शन में ओरिएंटेड रह करके हम पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है। चलो, बाकी तुम स्ट्रेट लाइन समझते ही हो, सीधी लाइन बना दो, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी इक्वेशन वगैरह, उसके स्लोप वगैरह के बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर हम कोई लाइन बना रहे हैं हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने होंगे। ठीक है। वो पैरामीटर्स क्या होंगे? वो पैरामीटर्स होंगे कि हम उसके लिए वो मतलब कि अगर हम बोलेंगे किसी एक रेफरेंस एक्सिस ले लेंगे, उस रेफरेंस एक्सिस के साथ में कितने एंगल पे है, कितने, या फिर हम बोलें किस हिसाब से उसका एक्स बदलने पर किस हिसाब से वाई की वैल्यू बदल रही है, जिसको हम बोलते हैं स्लोप।
और वो जो रेफरेंस एक्सिस जिसके साथ में हम उस लाइन का एंगल मेजर करते हैं उसको वो हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं। उस एक्स एक्सिस के साथ में, और वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में तुम्हारा जो एंगल होगा, वो जो एंगल होगा उसका जो टेंजेंट होगा, उसका टेन, जो तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन कोस टेन वगैरह। तो अगर मैं बोलूँ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल थीटा है, ठीक है ना, अगर ये लाइन थी ए से बी को ज्वाइन करने वाली, इस लाइन को मैंने पीछे एक्सटेंड करा, ठीक है ना, जब मैंने पीछे एक्सटेंड करा तो जो ये एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा है, और वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव भी हो सकता था, यहाँ से देखूंगा तो ये एंगल बन रहा है, लेकिन हमें ये वाला एंगल नहीं लेना है, हमें लेना है कौन सा, जो प्लस एक्स एक्सिस के साथ में बन रहा है, ये हम नहीं लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। और प्लस एक्स एक्सिस से भी वो एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, हम प्लस एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल भी नहीं लेंगे। समझ में आ गई बात। तो प्लस एक्स एक्सिस से हम एंगल मेजर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसको हम प्लस में लिखते हैं कि ये पॉजिटिव एंगल है। अब ये 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 50 डिग्री है, 100 डिग्री है, 120 डिग्री है, 270 डिग्री है, जितना मर्जी है, वो हम एंटी क्लॉकवाइज में अगर मेजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमने ज्वाइन करा है, ये जो लाइन बनी है इसका स्लोप या फिर इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो हम डिफाइन करेंगे उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब कि अगर हम एक्स में कुछ चेंज करते हैं तो वाई किस हिसाब से चेंज होता है। तो देखो, जब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो अगर मैं बात करूं कि एक्स एक्सिस की बात करूं, तो एक्स एक्सिस देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हो चुका है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पहले x1 था और अभी x2 है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज हुई है, x अपने कोऑर्डिनेट को चेंज करा है, और x का जो कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है उसका वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो वो x2 माइनस x1 से ये डिस्टेंस लिखी जा सकती है, ठीक है। ये मैं डैश लाइन से लिखा देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है, x1 से x2 गए हैं, तो x में जो चेंज आया है वो x2 माइनस x1 है, इसको हम डेल्टा x बोल देते हैं कि x में जो चेंज है वो x2 माइनस x1 है। अब अगर मैं बात करूं कि जब मैं ए से बी गया तो x में तो मुझे x2 माइनस x1 इतना डिस्टेंस चलना पड़ा, और b में जो मुझे डिस्टेंस चलना पड़ा वो मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, सॉरी y में वो इतना डिस्टेंस चलना पड़ा। y में अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा इस हाइट पे y की वैल्यू y1 है और इस हाइट पे y की वैल्यू y2 है, तो जो डिफरेंस इन y है, ये वाली डिस्टेंस, ये y2 माइनस y1 लिखी जाएगी, जिसको हम डेल्टा y बोलेंगे, ठीक है। ये जो एंगल थीटा है, सबसे पहले इसके बारे में बोलूं तो ये एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमें मेजर करना है, ठीक है ना। और जो ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें कि ये जो इस पॉइंट को अगर मैं सी बोलूं, तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी वाला, इस ट्राइंगल में अगर ये वाला एंगल देखूं तो ये भी एंगल थीटा ही तो है, क्योंकि ये वाली जो ए सी लाइन बनाई थी मैंने, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी एक्स एक्सिस के अलोंग, कितना चला वो मेजर करने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक चला था, और यहाँ से यहाँ तक चला था एक्स में, यहाँ से यहाँ तक वाई में चला था, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है। समझ में आ गई क्या बात। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री भी है, ठीक है। और ये जो एंगल थीटा है वही ये सेम एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो ये जो एंगल थीटा अगर मैं मेजर कर पा रहा हूँ तो मतलब मैं इसका स्लोप मेजर कर पा रहा हूँ। सबसे पहली बात, जितना ज़्यादा थीटा होगा उतना ज़्यादा स्लोप होगा। थीटा ज़्यादा होना मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ में एंगल ज़्यादा होना, जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ज़्यादा स्लोप होगा। लेकिन अगर वो 90 डिग्री तक है तो उसके आगे जब जाएगा एंगल तो हम देखेंगे आगे क्या होगा। बट सिंपली अगर मैं 0 से 90 में अगर मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो सिंपली एंगल बढ़ाने से वाई का रेट ऑफ वाई जल्दी जल्दी चेंज होना स्टार्ट होगा, और आगे हम वो लाइन ड्रॉ कर करके वो समझेंगे कि किस तरीके से ऐसा हो रहा है। सिंपली हम पहले स्लोप को डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर मैं स्लोप बोलना चाहूँगा कि स्लोप में क्या लिखूं, तो स्लोप को सबसे पहले जो सिंबल यूज में लिया जाता है वो स्मॉल एम लिया जाता है, स्मॉल एम से स्लोप को डिनोट करते हैं, और वो जो लिया जाता है वो चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, है ना। जैसे तुम बोलते हो कि स्पीड क्या है, तुम बोलते हो ना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा तुमने डेफिनेशंस पढ़ी होंगी 8th 9th 10th में, जो स्पीड वगैरह की, ठीक है ना। तो वैसे ही उसमें क्या कर दो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कि भाई कितना डिस्टेंस चला डिवाइड बाई कितना टाइम वो मूव करा।
डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करते हो। सिमिलरली यहाँ पे है कि वाई किस रेट से चेंज हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो चेंज इन वाई डेल्टा वाई अपॉन में चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स, ये तुम्हारा स्लोप डिफाइंड होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मेट में जो तुमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी साइन कोस टैन, उसके हिसाब से ये जो चेंज डिफाइन होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है, इस ट्राइंगल में अगर मैं टेन थीटा लिखना चाहूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा लिखना चाहूँगा तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में बनेगा बी सी अपॉन में बेस बनेगा ए सी, और बी सी है डेल्टा वाई और ए सी है डेल्टा एक्स। यानी कि जो स्लोप बनेगा वो टेन थीटा भी होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेन थीटा भी है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो स्लोप होगा वो चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स लिख लो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख लो, या फिर तुम टेन थीटा लिख लो। तो एंगल से भी तुम बता सकते हो कि स्लोप कितना है, उसका टेन देख लो। और वाई और एक्स में तुम्हें रिलेशन पता हो कि वाई एक्स में कुछ चेंज करने पर वाई में कितना चेंज हो रहा है वो पता है, तो तुम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से भी उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जो स्लोप हमने बनाए हैं, है ना, ये जो स्लोप हमने डिफाइन करे हैं, इसके कुछ अलग अलग वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ पे लाइंस कैसी हमें दिखेंगी। अगर मैं पहला ही केस लेता हूँ कि अगर मैं जीरो स्लोप की लाइन को कंसिडर करना चाहता हूँ, तो मेरे हिसाब से मतलब मैंने डिफाइन करा है कि मैंने स्लोप की वैल्यू एम की वैल्यू जीरो लेना चाहता हूँ। तो अगर मैं एम की वैल्यू जीरो लेना चाहता हूँ, अगर तुम्हें लिखना हो तो भाई एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लेना, है ना। मैं ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं क्योंकि वीडियो लेंथ ही होगी, अगर मैं चुपचाप बैठूंगा तो मैं लिखने का टाइम दूंगा। तो मैं चीज़ें कंटिन्यूटी में रखूंगा, तो मैं जो चीज़ें लिखनी हो, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं, नोट्स में कोई कंजूसी नहीं करनी, इस तरीके से नहीं कि वीडियो देख के और हाँ ठीक है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉपर तरीके से करना है तो फिर अपने नोट्स कंटिन्यू प्रिपेयर करते रहना, नोट्स में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, वीडियो पॉज कर करके नोट्स बनाते रहना और फिर आगे चलते रहना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जीरो स्लोप की बात कर रहा था मैं। स्लोप जीरो करने का मतलब जो हमने एम लिखा, जो हम बोल रहे हैं कि जो टेन थीटा है, एम टेन थीटा, जिसको हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बोल रहे हैं, ये ज़ीरो है। तो इसके हम दो मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, दो मीनिंग निकाल सकते हैं। एक तो मैं बोल सकता हूँ कि टेन थीटा ज़ीरो है। टेन थीटा ज़ीरो है का मतलब कि थीटा ज़ीरो है। थीटा ज़ीरो होने का मतलब क्या हुआ कि लाइन जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा कि नहीं होगा। भाई एंगल जीरो कब होगा, कोई लाइन का एंगल जीरो कब होगा, कोई भी लाइन का एंगल जीरो तब होगा जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तभी एक्स एक्सिस के साथ में उसका एंगल जीरो हो सकता है, क्योंकि हम एंगल एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, वो भी प्लस एक्स एक्सिस से, यानी कि लाइन तुम्हारी एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। दूसरा मीनिंग मैं ये निकाल सकता हूँ कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा वाई जो होगा वो जीरो टाइम्स डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू जो मर्जी ले लूँ, डेल्टा वाई हमेशा ही जीरो आने वाला है। इसका मीनिंग ये हुआ कि वाई विल नॉट चेंज। समझ में आ गई क्या बात। और अगर मैं बात करूँ ना कि ये जो लाइन मैंने बोली है कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये जो हमने वो लिखा है कंक्लूजन कि वाई विल नॉट चेंज, डेल्टा वाई यानी कि डिफरेंस इन वाई जीरो, तो वाई में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब कि वाई चेंज नहीं हो रहा, वही मतलब हुआ। तो वाई चेंज नहीं हो रहा और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होना, दोनों एक ही बातें होती हैं। अगर ये दोनों एक ही बातें हैं तो इसका मीनिंग क्या है। अगर मैं एक्स वाई एक्सिस के अंदर इसको डिनोट करना चाहूँ, सबसे पहले तो हम कंक्लूजन लिख लेते हैं। अगर स्लोप ज़ीरो होगा तो इट मीन्स व्हेन वाई डज नॉट चेंज, स्लोप ज़ीरो होगा व्हेन वाई डज नॉट चेंज। और अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, तो जैसे मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, और वाई भी चेंज नहीं हो रहा, तो देखो वाई की जो भी फिक्स वैल्यू है, वो वैल्यू है, वो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ में, या टाइम सॉरी एक्स के साथ में, एक्स से बदल रहा हूँ तो वाई नहीं बदल रहा है, वाई उतना का उतना है, किसी भी एक्स के लिए देख लो, चाहे मैं एक्स की वैल्यू एक्स वन इस पॉइंट पे देखूँ, चाहे एक्स की वैल्यू एक्स टू इस पॉइंट पे देखूँ, किसी भी पॉइंट पे एक्स उतना का उतना ही है। ठीक है, तो ये एक्स वन बोलूँ, ये एक्स टू बोलूँ, ये वाई उतना का उतना ही है, तो ये एक्स वन कोमा वाई पॉइंट हो गया, ये एक्स टू कोमा वाई पॉइंट हो गया। इसको अगर मैं ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, बीच में भी अगर मैं कोई पॉइंट बोलूँगा, इस पॉइंट पे भी देखूंगा तो वाई उतना ही है, एक्स बदल गया, इस पॉइंट पे भी देखूंगा तो एक्स बदल गया, वाई उतना का उतना ही है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स देखता हूँ तो वाई उतना का उतना ही है, वाई नहीं बदल रहा। इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस एक्स में, जब एक्स टू माइनस एक्स वन, जब अपना डेल्टा एक्स जीरो नहीं भी है तो भी वाई जीरो है। ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है
स्लोप जीरो होना मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी मतलब स्लोप जीरो होगा। ये दोनों चीजें दोनों तरफ से सही है, ये चीज है ना, वाई से वर्सा दोनों तरफ से सही है, किसी भी तरीके से बोल सकते हो स्लोप जीरो यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल। और अगर हम फिजिक्स में जब ग्राफ बना रहे होंगे ना तो हमारे पास वाई और एक्स नहीं होंगे, ठीक है ना, वाई और एक्स नहीं होंगे, हमारे पास होंगे जैसे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना होगा, है ना, वेलोसिटी किस टाइम पे कितनी है, डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम होंगी, वेलोसिटी टाइम होंगी, एक्सेलरेशन टाइम होंगी, फोर्स टाइम होगी, फोर्स और वेलोसिटी का ग्राफ होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ होगा। हम अलग अलग पैरामीटर्स लेंगे तो वाई पे हमारा वाई नहीं होगा, एक्स पे हमारा एक्स होगा, एक्स नहीं होगा, कुछ अलग पैरामीटर्स होंगे। बट एक्स एक्सिस के पैरेलल बोलने का मेरा सिंपल मीनिंग है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होना, ठीक है ना। अगर मैं कोई क्वांटिटी पी और क्यू लेता हूँ कि इधर मैं पी ले लेता हूँ और इधर मैं क्यू ले लेता हूँ और इसका स्लोप जीरो है, मतलब कि क्यू के बदलने से पी नहीं बदल रहा। समझ में आई क्या बात? इसका मीनिंग ये है जो हम यूज में लेंगे। तो यहाँ पे जो एक्स बदलने पे वाई नहीं बदल रहा, इसका मतलब जनरल होगा कि कोई भी वाई एक्सिस में चेंज नहीं आएगा, वर्टिकल एक्सिस में चेंज नहीं आएगा अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की क्वांटिटी में अगर चेंज करूंगा तो, ठीक है। केस टू की अगर बात करें कि पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए भाई, कि एम की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एम की वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए वही लिखेंगे एम इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और ये है पॉजिटिव। इसके वापस से दो मीनिंग निकाले जा सकते हैं, एक तो तुम्हारा ये कि टेन थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री में। मैं तुम्हें बता दूं 90 डिग्री से 0 डिग्री में, देखो 0 डिग्री पे 0 होता है, और पॉजिटिव लेकिन ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, वो वैल्यू 0 10 0 0 होता है, 10 90 इन्फिनिटी होता है। तो अगर मैं 90 से कम रखूँ एंगल को और 0 से ऊपर रखूँ तो एक पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो एक फाइनाइट स्लोप बनेगा, ठीक है ना, फाइनाइट स्लोप बनेगा। और थीटा तुम्हारा फिर एक्स एक्सिस के साथ में एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, यानी कि एक्यूट एंगल होगा। सबसे पहली बात तो एक्यूट एंगल होगा, यानी कि जो ऊपर हमने लाइन बनाई उसी तरीके की लाइन बनेगी एक्स एक्सिस, सॉरी ये जो हमने लाइन बनाई थी ये एक्यूट एंगल ही था, तो ये एक पॉजिटिव स्लोप की लाइन थी। इस पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग क्या है, ये तो समझ गए कि एंगल थीटा एक्यूट है प्लस एक्स एक्सिस के साथ में, बट दूसरा जो मीनिंग यहाँ से निकलेगा उससे तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ये जो बना तुम्हारे पास में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है हम बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा वाई है ये पॉजिटिव टाइम्स डेल्टा एक्स आएगा। अब ये पॉजिटिव कुछ वैल्यू है तो इस पॉजिटिव वैल्यू की कुछ वैल्यू होगी, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, हाफ हुआ, 4 हुआ, 1/3 हुआ, लेकिन होगा पॉजिटिव, इनटू डेल्टा एक्स कर देंगे। यानी एक्स में जो भी चेंज करोगे वो पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर के कि वाई कितना चेंज हो रहा है ये बता देगा तुम्हें। जैसे अगर इस पॉजिटिव वैल्यू जो स्लोप है वो 2 हुआ, तो अगर मैं एक्स को डबल कर दूंगा तो वो डबल से 2 मल्टीप्लाई होकर के मतलब कि वाई फिर 4 टाइम्स हो जाएगा, डेल्टा वाई में चेंज 4 टाइम्स हो जाएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है क्या। पॉजिटिव वैल्यू ऐसे लिख लो इसको, पॉजिटिव वैल्यू स्लोप, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल ये मीनिंग निकलता है कि अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो डेल्टा वाई भी पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल अगर बढ़ा रहे हैं, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। अगर डेल्टा एक्स माइनस x2 माइनस x1 पॉजिटिव यानी कि फाइनल x बड़ा है तो फाइनल y भी बड़ा हुआ ना, तभी तो डेल्टा y भी पॉजिटिव है। तो जब x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, और अगर मैं बोलूँ कि सिंपल डेल्टा x पॉजिटिव है, डेल्टा x नेगेटिव है, ठीक है ना, डेल्टा x नेगेटिव है तो ये वाली वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, ये तो पॉजिटिव है ही, अगर ये नेगेटिव होगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगी माइनस बन जाएगा, यानी कि डेल्टा वाई नेगेटिव आएगा फिर, तो डेल्टा वाई नेगेटिव, यानी कि x अगर घटाओगे, डेल्टा x नेगेटिव कब आएगा, देखो डेल्टा x लिखेंगे x2 माइनस x1, ये नेगेटिव कब होएगा, जब x2 लेस देन x1 होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जब x2 मैंने बढ़ाया, सॉरी जो फाइनल x कम है इनिशियल x, यानी कि हमने x की वैल्यू कम करी है, तो x की वैल्यू कम करी है तो फिर डेल्टा वाई भी नेगेटिव, मतलब कि y भी कम हुआ होगा, यानी कि x बढ़ाने पे y बढ़ेगा और x घटाने पे y घटेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसको स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो हमें इधर से हमें ये पता चला कि एक्यूट एंगल है, या फिर यहाँ से हमें पता चला x बढ़ने पर y बढ़ना चाहिए, x घटने पर y घटना चाहिए, मैं दोनों ही तरीके से एक्सप्लेन करूँगा।
अगर एक्यूट एंगल बनना है, मान लो लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, वो यहाँ पे भी हो सकती है लाइन, लाइन यहाँ पे भी हो सकती है, लाइन यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, प्लस एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनेगा वो एक्यूट होना चाहिए। ये सारी लाइन पॉसिबल है, यहाँ पे ऐसे कुछ भी बना लूँ, जरूरी नहीं है यहाँ पे कट करते हुए बनाऊँ, एक छोटा सा पार्ट बना दूँ यहाँ पे, बट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में एंगल एक्यूट बनना चाहिए। ये तुम्हारी पॉजिटिव स्लोप की लाइन बनेगी। दूसरा, अगर मैं इस डेफिनेशन को ध्यान में ना रख के इस डेफिनेशन से बनाना चाहता हूँ कि x बढ़ने पर y बढ़ना चाहिए, तो देखो अगर मुझे ग्राफ बनाना है, मैं इधर जाऊँगा तो x बढ़ेगा और इधर जाऊँगा तो x घटेगा, तो मैं इस पैरामीटर से चलता हूँ, राइट में जाता हूँ। अगर मैं राइट में जाऊँगा तो x बढ़ रहा है और ऊपर जाऊँगा तो y बढ़ रहा है। तो जब मैं राइट में जाऊँगा, यानी कि मेरा जब x में राइट में बढ़ाऊँगा तो y मेरा ऊपर की तरफ खिसकना चाहिए। तो ग्राफ कैसा बनेगा, जब मैं x में जा रहा हूँ तो y मेरा ऊपर जाना चाहिए, यानी कि लाइन कुछ ऐसी सी बनेगी। तभी इसी लाइन में जब मैं x में इधर गया तो देखो y में इधर गया इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। यानी कि दोनों ही तरीके से बात वही पड़ती है, लिखने के थोड़े तरीके अलग हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में चला जाता है, बाकी वो सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। बात वही है कि अगर तुम्हें x बढ़ाना है तो y बढ़ना चाहिए, सॉरी x बढ़ाने पे y बढ़ना चाहिए, x घटाने पे y घटना चाहिए। अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, अगर मैं इधर आ रहा हूँ तो x, हाँ, अगर मैं इधर आ रहा हूँ तो x को घटाने पे, x को मैंने जब कम करा तो देखो y भी कम हो गया इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। x को जब मैंने कम करा तो y भी कम हुआ, ठीक है क्या। तो जब ऐसे पॉइंट, ऐसी लाइन होगी जब हॉरिजॉन्टल के साथ में यानी एक्स एक्सिस के साथ में अगर एंगल एक्यूट एंगल बना रही होगी, उसमें स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, एक्स बढ़ाने पे वाई बढ़ेगा, एक्स घटाने पे वाई घटेगा, ठीक है क्या। तो ये तो वही वाली लाइन हो गई। अब ये लाइन यहाँ पे ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है कुछ, ठीक है ना, यहाँ पे भी हो सकती है, किसी अलग एंगल पे हो सकती है, लेकिन एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो वो लाइन भी बन सकती है, ठीक है। कितनी भी लाइन बना लो बट वो एक्यूट एंगल पे होनी चाहिए। इन सब लाइंस में जो होगा वो एक्स बढ़ने पे वाई बढ़ेगा, एक्स घटने पे वाई घटेगा, ठीक है ना। तो अगर हम थीटा बढ़ाते हैं, स्लोप बढ़ाने पर, स्लोप बढ़ाते हैं मतलब कि स्लोप बढ़ाने का मतलब एंगल बढ़ाना, यानी कि वाई जल्दी जल्दी चेंज करेगा। अब ये जो मैं बता रहा था कि स्लोप जो बताता है वाई में चेंज बताता है कि कैसे बदलेगा, तो वो स्लोप से समझते हैं कि दो लाइन बना ली हमने। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना कि अगर थीटा बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा मतलब कि वाई जल्दी जल्दी चेंज होगा, स्लोप ज़्यादा होने का मतलब कि वाई का रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होना, और वाई स्लोप कम होना मतलब वाई का रेट ऑफ चेंज कम होना, वाई एक्सिस पे जो भी पैरामीटर है उसका। तो स्लोप ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से देखो, यहीं से चला मैं, दो लाइन दे रखी हैं 1 और 2, दोनों के अलग अलग एंगल हैं और हमें दिख रहा है कि जो थीटा 1 है वो लेस देन थीटा 2 है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ से कि स्लोप ऑफ 1 जो है वो कम है स्लोप ऑफ 2 से। समझ में आ गई क्या बात, इसका स्लोप कम है। अब इसका स्लोप कम है तो हम कैसे लिखेंगे, इसका स्लोप अगर हम बात करें, यहीं से चलता हूँ मैं, जीरो से ही किसी एक्स पे चला जाता हूँ, किसी जनरल एक्स पे। इस जनरल एक्स पे अगर मैं बात करूँगा तो एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ। इस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने का पर्पज़ ये है कि मैं जब एक्स में दोनों में इक्वली चेंज कराया, जीरो से एक्स पे गया हूँ, तो चाहे लाइन 1 है चाहे लाइन 2 है, दोनों के लिए एक्स में चेंज जो डेल्टा एक्स है वो तो एक्स के बराबर ही है, ठीक है। अब वाई में कितना चेंज हुआ, वाई में जो पहली लाइन है वो यहाँ तक पहुँची है सिर्फ, ठीक है ना, वाई में ये वाली लाइन सिर्फ यहाँ तक पहुँची और ये वाली लाइन जो है वो यहाँ तक पहुँच गई है। अब तुम बताओ अगर मैंने एक्स में सेम चेंज किया है तो वाई में ज़्यादा चेंज किस में आया है, ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें दिखेगा कि जब मैं एक्स में यहाँ तक गया तो वाई में पहली लाइन, ये सेकंड नंबर वाली लाइन तो यहाँ तक ही पहुँच पाई है, लेकिन वो वाली लाइन पहले नंबर की लाइन यहाँ तक पहुँच गई है वाई में। तो वाई में इतना बड़ा चेंज आया पहली लाइन के लिए और दूसरी लाइन के लिए सिर्फ इतना सा चेंज आया। तो अगर मैं ये बोलूँगा तो ये डेल्टा वाई 1 है और ये बोलूँगा तो ये डेल्टा वाई 2 है। तो स्लोप ज़्यादा होने का मतलब जो मैं बोल रहा था ना कि वाई जल्दी जल्दी बदलेगा, ये जो लिखा हुआ लाइन है, स्लोप ज़्यादा होने का मतलब लाइन वो वाई जल्दी जल्दी बदलेगा, उसका मीनिंग ये है कि एक्स में अगर तुम सेम चेंज करोगे तो दो अलग अलग स्लोप की लाइंस में जिसका स्लोप ज़्यादा उसमें वाई जल्दी से बदलेगा, ठीक है ना, वाई ज़्यादा तेज़ी से बदलेगा, रेट ज़्यादा है उसके बदलने का, हर छोटे एक्स में, छोटे एक्स के चेंज में वाई में चेंज ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू कम स्लोप वाली के। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा वाई 2 ग्रेटर देन डेल्टा वाई 1
और सेम डेल्टा एक्स, या फिर बोलूँ कि वाई जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चेंज कर रहा है। समझ में आई क्या बात? और सेम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टू ज़्यादा होगा। तो ये इसका मतलब है, यहीं पे लिख लेते हैं एक तरीके से, साथ में रहेंगी चीज़ें, कि एक्स में जब जब एंगल थीटा से जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, तो उसमें रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगा, वाई जल्दी से, वाई एक्सिस का पैरामीटर उसमें ज़्यादा जल्दी से बदलेगा। ठीक है, चलो अगला जो पार्ट है कि अगर मैं स्लोप को इन्फिनिटी लेता हूँ, स्लोप को इन्फिनिटी, अगर तुम्हें 10th की थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री याद है तो tan की वैल्यू इन्फिनिटी पे, क्योंकि स्लोप tan थीटा से बनता है, तो tan थीटा इन्फिनिटी कब होता था? tan थीटा इन्फिनिटी होता था थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री भी पूरी पढ़ाऊंगा मैं, तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? इससे अगला टॉपिक अपना ट्रिग्नोमेट्री ही है। जब ये कोऑर्डिनेट्स खत्म हो जाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर सारे जो साइन कोस टेन है, सारे जो फॉर्मूले तुमने 10th में पढ़े भी हैं, नहीं भी पढ़े, उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा में काम में आएंगे सब पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सब सुनते जाओ, जो 10th में थोड़ा बहुत तुमने काम में लिया होगा उसी के बारे में चर्चा करूंगा, ज़्यादा मैं डीप में जाऊंगा भी नहीं ट्रिग्नोमेट्री में। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो स्लोप है उसको हम जो tan थीटा और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से लिख रहे हैं, ये इन्फिनिटी है। अब कोई भी पैरामीटर a बाई बी, ये इन्फिनिटी कब होगा? जब b टेंडिंग टू ज़ीरो होगा, यानी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा, यानी कि डेल्टा एक्स ज़ीरो होगा। डेल्टा एक्स ज़ीरो होने का सिंपल मीनिंग क्या है? डेल्टा एक्स ज़ीरो होने का सिंपल मीनिंग है, यहाँ से अगर मैं इस तरीके से जाऊँ कि डेल्टा एक्स ज़ीरो है तभी ये इन्फिनिटी बन सकता है। फॉर एनी डेल्टा एक्स ज़ीरो है फॉर एनी डेल्टा वाई जो मर्जी रख लो तुम, डेल्टा एक्स जीरो है, वाई में कितना ही चेंज कर लो, एक्स में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब यही है एक्स विल नॉट चेंज। जब स्लोप जीरो होता है तो वाई चेंज नहीं करता, और जब स्लोप इन्फिनिटी होता है तो एक्स चेंज नहीं करता। तो ये लाइन कैसी बनेगी, एक बार के लिए सोचो। ठीक है ना? वीडियो पॉज करके 5 सेकंड के लिए सोचो कि ये लाइन कैसी बननी चाहिए कि जिसमें एक्स चेंज ना हो, सिर्फ वाई चेंज हो। ठीक है, उसके बाद में दूसरे तरीके से अगर हम देखें कि टेन थीटा वाले से देखें कि टेन थीटा इन्फिनिटी, यानी कि हमें पता लगा थीटा 90 डिग्री, और ये लिखने के बाद तो तुम्हें पिक्चर वैसे ही क्लियर हो गई होगी। थीटा अगर 90 डिग्री है और थीटा हम किससे लिखते हैं? प्लस एक्स एक्सिस से। तो जो लाइन तुम्हारी बनेगी उस लाइन में मैं बोल सकता हूँ कि इस तरीके की एक लाइन बनेगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि इसी लाइन का अगर मैं बात करूँ, इसी लाइन का जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ में वो 90 डिग्री बनेगा। प्लस एक्सिस से दिखाएंगे हम। ये एक लाइन है, कोई भी दो पॉइंट हैं इस पे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मैं बोल दूँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए से बी में गए हम, एक्स तो सेम ही है, एक्स कोमा वाई वन से लेकर के एक्स कोमा वाई टू तक गए हैं। और जो चेंज होगा वाई वन वाई से, ये वाई एक्सिस में जितना चेंज आ रहा है इसको हम डेल्टा वाई भी बोल सकते हैं, चेंज इन वाई। तो वाई में जितना चेंज हुआ उसके करस्पॉन्डिंग एक्स में कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो। तो ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है प्लस एक्स एक्सिस के साथ में। तो जो वाई एक्सिस के साथ में पैरेलल में जो लाइन बनती हैं उनका स्लोप इन्फिनिटी होता है, एंगल 90 डिग्री होता है प्लस एक्स एक्सिस के साथ में, और इसमें एक्स चेंज नहीं होता। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होती है उसमें वाई चेंज नहीं होता, एक्स चेंज होता है, और स्लोप जीरो होता है, एंगल जीरो होता है एक्स एक्सिस के साथ में। यहाँ पे एक और कंक्लूजन हम इस पे लिख सकते हैं कि व्हेन एक्स डज नॉट चेंजेस, ठीक है ना, जब एक्स चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप इन्फिनिटी होगा। ठीक है, चलो भाई अगला पार्ट देखते हैं, स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मीनिंग क्या है? देखो हमने जीरो स्लोप पढ़ा, जीरो स्लोप का मतलब क्या था कि एक्स चेंज हो ही नहीं रहा। स्लोप है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, एक्स के साथ में वाई कैसे चेंज हो रहा है। अगर वो रेट ऑफ चेंज जीरो है, यानी कि स्लोप जीरो, जो पहला केस पढ़ा था, तो अगर वो रेट ऑफ चेंज जीरो मतलब वो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए पहले केस में जब स्लोप जीरो था तो वाई चेंज नहीं हो रहा था, लाइन हॉरिजॉन्टल बनी थी इस तरीके से। सेकंड केस हमने पढ़ा कि पॉजिटिव है, फाइनाइट है, तो जब एक्स बढ़ाएंगे तो वाई बढ़ेगा, एक्स घटाएंगे तो वाई घटेगा। सिंपल सी बात है, यानी कि एक्यूट एंगल वाली लाइन बनेगी। तीसरा केस पढ़ा कि वो एक्यूट एंगल बढ़ के 90 डिग्री हो गया। अगर वो 90 डिग्री था तो उसमें देखो जब इन्फिनिटी स्लोप हुआ, इन्फिनिटी स्लोप यानी कि वाई का रेट चेंज होने का रेट इनफाइनाइट है, बहुत तेजी से, इतनी फास्ट चेंज होगा कि तुम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो। तो एक्स में अगर मैं हल्का सा भी चेंज कर दूंगा तो वाई तो इन्फिनिटी पे पहुंच ही जाएगा।
यानी कि x में कोई चेंज नहीं आएगा और y इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, यानी कि पूरी वर्टिकल लाइन बनेगी y एक्सिस के अलोंग। अब नेगेटिव रेट ऑफ चेंज है, स्लोप नेगेटिव यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज नेगेटिव। इसका मतलब ये है ना कि y नेगेटिव रेट से चेंज हो रहा है। y नेगेटिव रेट से चेंज होने का मतलब क्या है? किसी भी क्वांटिटी के नेगेटिव रेट से चेंज होने का मतलब क्या है? ठीक है, सिंपल एक उससे एग्जांपल से समझ लेते हैं कि तुम्हारे पास में 10 रुपए हैं, ठीक है ना, और तुम हर रोज 1 रुपया इसमें डालते हो। तो डे 0 पे तुमने जिस दिन 10 रुपए थे, तुम्हारे पास 10 का नोट आया या फिर 10 के एक एक का सिक्के थे, तुमने गुल्लक खरीदा और इसमें पैसे डालने स्टार्ट करे। 0th डे पे तुमने इसमें 10 रुपए डाल दिए, 10 सिक्के अलग अलग। उसके बाद में जो अगला दिन होगा उसको पहला दिन बोलेंगे, और उसमें तुमने एक सिक्का और ऐड कर दिया। हर दिन तुम एक सिक्का ऐड करते जाओगे तो अब 11 हो गए। फिर सेकंड पे जाओगे तो वापस से एक ऐड कर दोगे तो अब ये 12 हो गए। तो ये रेट ऑफ चेंज तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव है। तो तुम्हारी वैल्यू देखो बढ़ती जा रही है, तुम्हारे पास पैसे बढ़ते जा रहे हैं। तुमने इसका रेट ऑफ चेंज, इन पैसों का रेट ऑफ चेंज एक तरीके से पॉजिटिव रखा है, पॉजिटिव तरीके से बदल रहे हो, यानी कि तुम इसको बढ़ा रहे हो। अगर इसका रिवर्स होता, 0th डे पे तुमने 10 सिक्के डाले थे, अगले ही दिन तुम उसमें से एक सिक्का निकाल लो, ये रेट ऑफ चेंज हो गया, इसका चेंज होने का दर, इसका चेंज होने का रेट। अगर तुमने एक निकाल लिया तो 9 बचे, अगले दिन तुमने एक और निकाल लिया, रेट ऑफ चेंज तुम्हारा वैसे कांस्टेंट ही है, हर दिन तुम निकाल एक ही रहे हो, लेकिन हर दिन अगर तुम एक निकाल ले रहे हो तो वो एक एक से कम होता जा रहा है, 7 बचेंगे। अगर अगले दिन चौथे दिन तुमने 2 निकाल लिए तो रेट ऑफ चेंज तुमने ज़्यादा कर दिया, नेगेटिव में ज़्यादा कर दिया, तो वो ज़्यादा जल्दी से कम हो जाएगा। देखो अभी तो हर एक दिन से 1 से कम हो रहा था, अभी जैसे ये कम हुआ एकदम से 5 हो जाएगा। अगले दिन तुमने 2 रुपये निकाल लिए तो एकदम से 5 रुपये हो जाएंगे उसके अंदर, यानी कि तुम्हारी वैल्यू घट रही, तुम्हारे पैसे घट रहे हैं। तो तुम्हारी जो क्वांटिटी है, तुम्हारे पास यहाँ पे क्वांटिटी थी पैसे 10 रुपये, उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव था तो वो रुपए बढ़ रहे थे, और जो पैसों का रेट ऑफ चेंज अगर नेगेटिव था तो वो पैसे घट रहे थे, वो मनी तुम्हारी घट रही थी, ठीक है ना। तो वो रेट ऑफ चेंज का मीनिंग है। पैसे से सब समझ में आ जाता है, दुनिया उसी से चल रही है ना। हाँ, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या है। तो अब वाई रेट ऑफ चेंज जो है, अगर वो नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब मैं एक्स बढ़ाता जाऊंगा, एक्स अपने दिन की तरह है कि जब मैं एक्स बढ़ाता जाऊंगा तो वाई घटता रहेगा। सिंपल मीनिंग यही हुआ रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होने का। वाई की जो भी वैल्यू है हर समय घटती रहेगी अगर मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो। यानी कि अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं कि जो स्लोप लिखेंगे हम, जो स्लोप होगा वो m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो आएगा, ये कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी। उसके बाद में मैं दो तरीके से अपन इसको ब्रेक कर करके समझ रहे हैं। टेन थीटा एक तो नेगेटिव होगा, उसका क्या मीनिंग है, और दूसरा ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है ये नेगेटिव है, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है डेल्टा वाई इक्वल टू नेगेटिव नंबर टाइम्स डेल्टा एक्स, नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव नंबर, वो स्लोप कुछ नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नंबर टाइम्स डेल्टा एक्स। तो अब अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव हुआ तो वो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होकर के डेल्टा वाई नेगेटिव नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। और अगर इसकी मीनिंग अगर मैं देखूं तो इसका मीनिंग होगा कि अगर मैंने एक्स को बढ़ाया, डेल्टा एक्स पॉजिटिव मतलब कि एक्स बढ़ा, और डेल्टा वाई नेगेटिव मतलब कि वाई घटा, तो जब मैं एक्स बढ़ाऊंगा तो वाई घटेगा। समझ में आई क्या बात? वो तो ऑब्वियस बात, ये तो हमने पहले ही समझा, वही मीनिंग निकल के आना चाहिए था तो वो निकल के भी आ रहा है। दूसरा अगर मैं बोलूँ कि डेल्टा एक्स नेगेटिव होगा अगर, तो फिर डेल्टा वाई आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। इसका मीनिंग होगा कि अगर एक्स बढ़ेगा, नहीं डेल्टा एक्स नेगेटिव लिया है तो हमने एक्स घटाया है, अगर एक्स घटाया है तो वाई बढ़ेगा। जब एक्स हम कम करेंगे तो वाई बढ़ रहा होगा, जब हम एक्स बढ़ाएंगे तो वाई घट रहा होगा। इसका भी क्या मीनिंग होना चाहिए इस हिसाब से, इसके मीनिंग पे हम चलेंगे क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखी। 90 डिग्री से ज़्यादा की वैल्यूज तुम्हें पता ही नहीं है, तो वो हम अभी के लिए ग्राफ बना करके फिर उसकी हेल्प से समझेंगे कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर मैं एक्स बढ़ा रहा हूँ यानी कि इधर जा रहा हूँ तो वाई कम होना चाहिए, इधर जा रहा हूँ तो वाई कम होना चाहिए, यानी कि लाइन ऐसी बननी चाहिए। समझ में आ गई क्या बात? तो हम एक लाइन जो बनाएंगे वो कुछ ऐसी बनेगी। इसमें अगर तुम देखोगे तो जब तुम एक्स बढ़ा रहे हो इधर गए तो वाई में देखो तुम नीचे आ रहे हो, ऐसे चल रहे हो।
और एक्स जब घटा रहे हो, इधर जा रहे हो, तो वाई देखो बढ़ रहा है तुम्हारा। समझ में आई क्या बात? यानी कि एक्स जैसे चेंज करोगे वाई उसके अपोजिट साइन से चेंज होगा। एक्स घटने पर वाई बढ़ेगा, एक्स बढ़ने पर वाई घटेगा। ये नेगेटिव रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा जो है यहाँ पे वो लेस देन 180 डिग्री है, लेकिन ग्रेटर देन 90 डिग्री भी तो है। अब 180 डिग्री पे क्या होगा? 180 डिग्री 0 डिग्री सेम ही तो है। अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ, ये लाइन बनी, इसका मैं एक्स एक्सिस के साथ में देखूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे उठा के रखूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, तो देखो 0 डिग्री और 180 डिग्री में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री का स्लोप तो एक ही बात है। यानी कि tan 0 और tan 180 एक ही बात है। ये हमें पता लग रहा है। हम इसकी हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज निकालना सीख सकते हैं कि tan 0 और tan 180 एक ही बात होनी चाहिए, क्योंकि स्लोप तो दोनों ही बताएंगी। tan 0 0 होता है, यानी कि tan 180 भी 0 होगा, और ये होता है। तो हम आगे सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, बट तुम यहाँ से भी बता सकते हो चीज़ें। दूसरी बात, हम यहाँ पे थे जब ओब्टूज एंगल बन रहा है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का, उस समय थीटा tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। ये पता लग रहा है भाई, स्लोप नेगेटिव, और यानी कि स्लोप होता है tan थीटा। यानी कि फॉर, हम यहाँ पे ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, हमें नहीं पता है तो, फॉर थीटा 180 से 90 में tan थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। या फिर हमें पता है कि tan थीटा नेगेटिव है, तो tan थीटा कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव होता है? 90 से 180 डिग्री। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो तुम ये सोच पाओगे कि अगर ये नेगेटिव है तो एंगल इतना ही होगा, है ना। अभी तो हम बोल रहे हैं कि ये एंगल इतना दिख रहा है और ये नेगेटिव है, तो मतलब कि ये रिलेशन इनमें कुछ होगा, बट हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद में ये बता पाएंगे। अभी हमें पता है कि स्लोप नेगेटिव है और एंगल हमें दिख रहा है 90 से 180 डिग्री के बीच में है, तो हम बोलेंगे कि भाई tan 90 से 180 डिग्री में नेगेटिव होगा। बट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद हम ये बोल पाएंगे कि tan नेगेटिव है तो एंगल 90 से 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलो। तो ये नेगेटिव रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स बढ़ने पर वाई घटेगा, एक्स घटने पर वाई बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम कहीं पे भी कुछ भी ड्रॉ करके देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। जब तुम x में ये डेल्टा x आया, तो ये तुम्हारा डेल्टा y आया है, y कम हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखो अपना पूरा कंप्लीट नोट्स में, और इसको सोल्व करो। ठीक है, और अपना आंसर खुद से लिख लो, फिर मैं अब सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके हिसाब से तुम अपना आंसर मैच करना, और फिर देखना तुमने अगर सही करा है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार पीछे की चीज़ें एक बार देख लो कि कैसे कैसे मैंने स्लोप्स वगैरह बनाए हैं। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके पीछे के पूरा पूरा देख लो कि स्लोप्स कैसे कैसे डिफाइंड है, किस तरीके से वैल्यूज़ डिफाइंड है, रेट ऑफ चेंज किस तरीके से डिफाइंड है, और फिर बताओ इसमें कि इनके बीच के स्लोप्स का क्या रिलेशन होगा। ध्यान से बताना, क्योंकि L1 और L2 इनमें तुम्हें चक्कर पड़ेगा, L3 तो तुम्हें दिख रहा है। ठीक है ना। तो अगर तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव भी समझ में आ गया, तो भी तुम्हें L1 L2 में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अगर सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है जो मैंने पढ़ाई है उसके हिसाब से, तुम जब मैथ में पढ़ लोगे तो बात ही अलग है। मैथ में तो तुम हर एक चीज़ अलग लेवल पे पढ़ोगे जो हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा। बट हाँ, ये अगर तुम पढ़ लेते हो तो जब तुम मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, तब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली याद आएंगी, यार ये तो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये होता है। तुम बहुत रिलेट करोगे मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ठीक है ना। चलो, तो मैं बताता हूँ तुम्हें कि इनके स्लोप्स का और स्लोप्स के मैग्नीट्यूड का रिलेशन। स्लोप अगर सिंपल बोले तो स्लोप तो साइन के साथ बताएंगे, पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव वैल्यू। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जो स्लोप है उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है ना, कि उनका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर बोलें कि -2 और -4 स्लोप हैं तो हम 4 और 2 ही बोलेंगे मैग्नीट्यूड में उनको। ठीक है, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट लाइन को देखें, इस लाइन को देखें, तो ये एक्यूट एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। सबसे पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव ही देख लेते हैं। L2 और L3 की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, ये 90 डिग्री है, L2 भी 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है और L3 भी, दोनों 90 डिग्री से एंगल ज़्यादा बना रहे हैं। यानी कि L1 स्लोप ऑफ L1, स्लोप को m लिख देते हैं, m ऑफ L3 तो है पॉजिटिव,
और m ऑफ L1 एंड m ऑफ L2 ये है नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि इसका एंगल थीटा एक्यूट है और इन दोनों का एंगल जो है ऑब्ट्यूज है, ठीक है, ये एंगल ऑब्ट्यूज है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल देखते हैं, वहाँ से पता चलता है एक्यूट एंगल पे स्लोप पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज पे नेगेटिव। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब मैं फर्स्ट लाइन पे था तो जब मैं ऐसे जा रहा हूँ तो एक्स बढ़ने पर वाई बढ़ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव स्लोप है। इनमें देखो जब मैं इधर आ रहा हूँ तब जब मैं एक्स बढ़ाऊंगा तो वाई की वैल्यू घट रही है, इसमें भी जब एक्स बढ़ा रहा था तो वाई की वैल्यू घट रही थी, तो इनके स्लोप नेगेटिव है, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है इनका, ठीक है, ये मीनिंग है। अब अगर हम आगे बात करें कि रिलेशन कैसे लिखें स्लोप्स का, तो सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि भाई L2 और L3 के दोनों के स्लोप से L3 का सॉरी ये L1 है ना, ये L1 ये L2 और ये L3 है, तो हाँ सही लिखा है। तो M3 का जो L3 का जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है, ये हमें पता है क्योंकि उसी का पॉजिटिव, बाकी दोनों के तो नेगेटिव है, तो स्लोप तो उसका पॉजिटिव है। वाई का रेट ऑफ चेंज उसका सबसे ज़्यादा है, मतलब कि पॉजिटिव है। लेकिन हम बात करें 2 और 3 में, 1 और 2 में, तो 1 और 2 में किसका स्लोप ज़्यादा होगा ये तो हमें बताना है। स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, सिंपल मीनिंग से समझेंगे हम, tan वैन को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। जब तुम tan की वैल्यू निकालना सीख जाओगे ना 90 डिग्री से बड़े वाले में ट्रिग्नोमेट्री में, फिर तो तुम वैसे ही बता दोगे। बट अगर हमें वो नहीं पता तो हम सिंपल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग है, रेट स्लोप की जो अंडरस्टैंडिंग है रेट ऑफ चेंज, उसी से हम आंसर देंगे, हम tan वैन में जाएंगे ही नहीं। तो इसमें अगर मैं देखूंगा इस लाइन में देख लूँ, मैं यहाँ तक आ गया, एक्स में चेंज देखूँ, कोई भी दो वैल्यूज ले लेता हूँ, एक ये वाली लाइन ले ली और एक ये वाली लाइन ले ली, इन दोनों में देखूंगा मैं। इन दोनों में जब देखूंगा तो जब मैं सेम डेल्टा एक्स लेता हूँ, ध्यान से सुनना, जब मैंने इन दोनों लाइन में L1 और L2 में जब मैंने सेम डेल्टा एक्स लिया तो वाई किस में ज़्यादा चेंज आया। इसका वाई तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बदल गया इतना, और इस वाली लाइन का वाई यहाँ से यहाँ तक बदला सिर्फ इतना। तो इसके लिए ये डेल्टा y1 है और इसके लिए ये डेल्टा y2 है। फॉर सेम डेल्टा एक्स, डेल्टा y2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है डेल्टा y1 से। लेकिन क्या डेल्टा y ज़्यादा है? y डिक्रीज कर रहा है तो डेल्टा y इनके लिए नेगेटिव होंगे। ये मैं किन के लिए लिख रहा हूँ? सबसे पहली बात तो ये वाल जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ फॉर L1 एंड L2, L1 एंड L2 स्लोप नेगेटिव, स्लोप जो है वो नेगेटिव है, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है। यानी कि जब मैं x बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से जब इधर गया तो मैंने x बढ़ाया तो y घट रहा है दोनों में ही, तो दोनों का डेल्टा y नेगेटिव है ना, y घट रहा है, पहले y मान लो 5 था, y घट के 2 हो गया, तो 2 - 5 डेल्टा y को लिख रहे हैं हम, है ना, y इनिशियल ये y फाइनल ऐसा बोल लो, तो ये -3 है ना, तो वो डेल्टा y है, डेल्टा y नेगेटिव है। लेकिन मैग्नीट्यूड सेकंड वाले का ज़्यादा है, फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड कम है। यानी कि फर्स्ट वाले में अगर इफ़ डेल्टा y1 -2 है, देन डेल्टा y2 मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा, यानी कि -5 के आसपास कुछ होगा। तो अगर मैं वैसे देखूं साइन के साथ में, तो डेल्टा y1 बड़ा है ना डेल्टा y2 से। समझ में आई क्या बात? ध्यान से सोचो इस चीज़ को, है ना, सेम डेल्टा x में डेल्टा y1 ज़्यादा होगा डेल्टा y2 से, अगर हम नेगेटिव साइन को इंक्लूड करें तब। मैग्नीट्यूड में डेल्टा y2 ज़्यादा है, वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमें तो डेल्टा y2 चाहिए ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा y2 चाहिए ही नहीं। पॉजिटिव में तो होता क्या है कि जब डेल्टा y जिसका बड़ा होता है उसका ही मैग्नीट्यूड बड़ा है पॉजिटिव में, तो क्योंकि y बढ़ रहा होता है। लेकिन जब y घट रहा होगा तो डेल्टा y में जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा तेज़ी से घट रहा होगा, उसकी वैल्यू एक्चुअल में डेल्टा y की नेगेटिव है, तो उस वजह से डेल्टा y वो कम होगा। तो अगर बोले कि फास्टर रेट y के चेंज होने का कौन सा है, तब तो फास्टर रेट यानी कि हम बोले कि तेज़ी से किस में चेंज हो रहा है, तो तेज़ी से तो L1 L2 में से L2 में ही चेंज हो रहा है। लेकिन जब स्लोप की वैल्यू की बात करेंगे, वो तो साइन के साथ डिफाइंड है ना बेटा, तो साइन के साथ चीज़ों को कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सारे साइन के साथ में डिफाइन करेंगे। तो क्योंकि सिंस
डेल्टा y1 ग्रेटर देन है डेल्टा y2 से फॉर सेम डेल्टा x, तो स्लोप ऑफ L1 ग्रेटर देन होगा स्लोप ऑफ L2। समझ में आई क्या बात? अरे समझ में आई क्या? हम बोलेंगे L2 और L1 में से L1 का स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि वो नेगेटिव, उसका स्लोप कम नेगेटिव है, एक तरीके से समझ लो। L1 और L2 दोनों के स्लोप नेगेटिव है, लेकिन L1 का स्लोप कम नेगेटिव है, इसलिए उसका स्लोप ज़्यादा है। L1 L2 में से L1 का स्लोप कम नेगेटिव है, इसलिए उसका स्लोप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू L2। यानी कि अगर L1 का स्लोप -1 है तो L2 का -2 है, तो -1 बड़ा होगा ना, इस वजह से साइन की वजह से वो ज़्यादा स्लोप लिख रहे हैं। रेट ऑफ चेंज मैग्नीट्यूड में देखो जल्दी से वाई किस में चेंज हो रहा है, तो वो तो L2 में ही हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो सबसे पहले तो पॉजिटिव वाला सबसे ही बड़ा M3 तो सबसे ही बड़ा, फिर बचे हुए L2 और L1 में से L1 में जो है नेगेटिव में कम स्लोप है, हम ऐसा बोलेंगे, तो इस वजह से उसका स्लोप ज़्यादा है M1 का, फिर बोलेंगे ये है M2। समझ में आ गई क्या बात? ये रिलेशन होगा स्लोप का रिलेशन, ठीक है ना। L3 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर M1 का, L1 का, और फिर L2 का स्लोप होगा। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, सिर्फ साइन के साथ साइन को हटा करके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड हमें दिख रहा होगा कि सबसे पहले इस डायग्राम में आ जाएं तो हमें इस लाइन में दिख रहा है ना कि बहुत धीरे धीरे वाई के जितना कम एंगल होगा ना एक्स एक्सिस के साथ में, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, उसमें धीरे धीरे चेंजेज आएंगे। ये धीरे धीरे कम होगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन होगा धीरे धीरे। जितना कम एंगल होगा उतना कम चेंज आएगा, ये धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। ऐसी लाइन होगी तो वो नेगेटिव स्लोप होगा, लेकिन वो धीरे धीरे घट रहा होगा वाई उसमें। जितनी ज़्यादा वर्टिकल लाइन होती जाएगी उतना जल्दी चेंज होता जाएगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिव वाली है, इसको पॉजिटिव में स्लोप बोल देंगे, इसको नेगेटिव में स्लोप बोल देंगे। ये नेगेटिव में ज़्यादा है, ये पॉजिटिव में ज़्यादा है। समझ में आई क्या बात? तो जितनी ज़्यादा वर्टिकल लाइन होगी उसमें वाई उतनी ज़्यादा तेज़ी से बदलेगा। तो सबसे ज़्यादा वर्टिकल लाइन L2 है, उससे कम L1 है, सबसे कम L3 है। तो L3 में वाई धीरे धीरे चेंज होगा, उसके बाद में L2 में, L1 में थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगा, L2 में तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है। ठीक है ना। तो अगर हम बोलें कि स्लोप का क्या, मैग्नीट्यूड का क्या वो होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए बोलें कि स्लोप का मैग्नीट्यूड M3 का जो मैग्नीट्यूड, सॉरी M2 का मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा है, फिर M1 का मैग्नीट्यूड होगा, फिर M3 का मैग्नीट्यूड होगा। ध्यान से देख लो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, समझ में नहीं आ रही हो, वीडियो को पॉज करें, उसके बारे में सोचें जो मैंने बोला है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को रिवर्स करें, 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करें, जो मैंने बात बोली उसको दोबारा से रिपीट पे सुने और ध्यान से समझें। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं, और मैंने तुम्हें 10 वैन में तो उलझाया ही नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हें किस तरीके से रेट ऑफ चेंज डिपेंड करता है, किस तरीके से रेट ऑफ चेंज चेक किया जाता है, वो उसके बारे में बताया। उसका मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है, वो साइन के साथ क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज, उसके बारे में बताया। ध्यान से देख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। अगर हम एक लाइन बना रहे हैं तो उसमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट नाम की क्वांटिटी होती है, कि एक्स इंटरसेप्ट इस लाइन का इतना होना चाहिए है, या फिर वाई इंटरसेप्ट इतना है। तो उसका मीनिंग क्या है, वो कैसे डिफाइंड है, ठीक है ना। तो एक्स इंटरसेप्ट जो होता है कि कोई भी लाइन बनाओगे तुम, कोई भी लाइन जो एक्सिस होंगी, मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये लाइन बनाई, तो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है ना वो कोऑर्डिनेट उसका एक्स इंटरसेप्ट है, और वाई एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है वो कोऑर्डिनेट उसका वाई इंटरसेप्ट है। सिंपल में, है ना, यही इसका मीनिंग है, तुम्हें और ज़्यादा चीज़ों में नहीं पढ़ना है। जैसे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स इंटरसेप्ट है, वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई इंटरसेप्ट है। अगर वाई पॉजिटिव है यानी कि वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है यानी कि वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब कि एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये इनके बारे में लिख लेना। द पॉइंट एट विच लाइन इंटरसेक्ट विद एक्स एक्सिस वो एक्स इंटरसेप्ट है, और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, द पॉइंट एट विच लाइन इंटरसेक्ट विद वाई एक्सिस। तो ये जो लाइन है, मान लो इस लाइन में जो मैंने लाइन बनाई सिंपल तरीके से, इसमें a,0 पे तो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है और 0,b पे वाई एक्सिस पे। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी
ये होगा एक्स इंटरसेप्ट, और ये वाली जो लाइन होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये बन जाएगा वाई इंटरसेप्ट। इसको बी बोल देंगे एक तरीके से, इसको मान लो ए बोल देंगे इस डायग्राम में। तो जो एक्स ए है वो एक्स इंटरसेप्ट है और बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। आगे चलते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ डायग्राम को, एक्सेस यहीं से बना लेते हैं, और फिर मैं तुम्हें लाइन बनाता हूँ और फिर तुमसे पूछता हूँ कि इंटरसेप्ट कैसे कैसे है बताना। ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, इरेजर था, इस वाली लाइन में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो देखो स्लो लाइन ऐसी बनी। अगर मैं इसका स्लोप पूछूं तो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है, नेगेटिव स्लोप, या फिर बोलूँ एक्स बढ़ाने पर वाई घट रहा है तो नेगेटिव स्लोप है, इसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है। तो जब एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्लोप होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा। या फिर इस लाइन के पैरेलल मैं अगर कोई दूसरी लाइन बनाऊँ, इसी तरीके से एक लाइन बनाऊँ, या तो दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव स्लोप, या फिर दोनों एक्स और वाई जब मीन उसको ओरिजिन को क्रॉस करके आएगा, एक्स और वाई जब दोनों नेगेटिव होंगे तो भी स्लोप नेगेटिव। जब एक्स और वाई इंटरसेप्ट का सेम साइन सेम होता है तो वो नेगेटिव स्लोप की लाइन होती है। बट तुम्हें इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये सब अलग से चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना, कि तुम्हें से कोई स्टेटमेंट नहीं पूछेगा कि वो ऐसा है, कि वो ऐसा इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट ऐसा है, वो ऐसा है, तो स्लोप कैसा होगा। अगर ऐसा पूछे तो सिंपल ड्रॉ करके देख लो। तुम्हें ऐसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमेशा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये मेन चीज़ें याद होनी चाहिए कि ये चीज़ है क्या, इसको मैं कैसे ड्रॉ कर पाता हूँ, ग्राफ में कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, अगर मैं बोलूँ कि कोई जनरल मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, मान लो ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, इस लाइन के बारे में चर्चा करें। ये लाइन हमें पता है एक्यूट एंगल है, इंक्रीजिंग स्लोप वाली, पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है। इसका एक्स इंटरसेप्ट बोलें तो क्या होगा, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस है ना, ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये होगा तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट। और ये वाली जो लाइन होगी वाई को जहाँ पे कट कर रही है, ये वाई इंटरसेप्ट होगा। समझ में आ गई क्या बात। दोबारा से अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, इसी को उठा लेते हैं, एक और लाइन बना के देख लेता हूँ, तुम बताना उसके बारे में कि उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है, बस इसके नाम तुम्हें याद होने चाहिए, इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दी ऐसे, ये मैंने लाइन बना दी, इसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट बताओ। इसके जब एक्स और वाई इंटरसेप्ट ढूंढने जाओगे तो तुम्हें ध्यान से देखो इसको, एक्स और वाई इंटरसेप्ट में ये लाइन तुम्हारी ओरिजिन से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है, 0,0 से। तो जब ये एक्सिस को कट कर रही है, एक्स या वाई जब भी एक्सिस को कट कर रही है तो दोनों को 0 पे ही कट कर रही है, यानी कि इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, 0, और वाई इंटरसेप्ट 0। समझ में आई क्या बात। एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों के क्या होंगे, 0। एक्स इंटरसेप्ट 0 और वाई इंटरसेप्ट 0। ठीक है, ध्यान से देख लो और फिर आगे चलते हैं। ये कुछ लाइंस हैं, है ना, इनमें तुम्हें बताना है। मैं सी एक तरीके से लिख देता हूँ कि जो सी है, नोट कर देता हूँ एम क्या है और सी क्या है। एम जो है वो तो स्लोप है, और सी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। तो तुम्हें बताना है ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, बस वही बताना है तुम्हें। वैल्यू तो तुम्हें कोऑर्डिनेट तो दे नहीं रखे, तो वैल्यू तुम बता नहीं पाओगे, एम कितना सी कितना। सी मतलब कि वाई इंटरसेप्ट, और एम मतलब कि स्लोप। तो पॉजिटिव नेगेटिव बताने, है ना, और लाइन से बताने जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी लिखता जाता हूँ, तुम वीडियो पॉज करके, और मैं तुम्हें सारे पहले क्वेश्चंस बता देता हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं, पहले इनको ड्रॉ कर लो और इनमें खुद से चीज़ें फिल कर लो कि एम और सी की वैल्यू कैसी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, पेंसिल से फिल कर लो, और फिर उसके बाद में मैं कंफर्म कर दूंगा तो तुम पेन से फिल कर लेना। बाकी आसान है, तुम डायरेक्टली पेन से भी कर सकते हो, तुम्हारे नोट्स गंदे नहीं होंगे, है ना।
नोट सही तरीके से बनाना, ऐसा हो कि जब तुम दोबारा रिवाइज करने बैठो तो तुम्हें रिवीजन का मन करे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के रख दिया। ठीक है, पहले ही पार्ट में अगर हम बात करें तो m की वैल्यू, m होगा स्लोप, स्लोप इसमें स्लोप क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अगर x बढ़ाने पर y बढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है, x बढ़ाने पर y घट रहा है तो फिर स्लोप नेगेटिव है। सिंपल यही मीनिंग समझा हमने तो अभी। और x बढ़ाने पर y बढ़ ही नहीं रहा, y कांस्टेंट ही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप जीरो। और x बिना बढ़ाई y बढ़ गया तो फिर स्लोप इनफाइनाइट। यही तो 4 केसेस पढ़े हैं हमने। यहाँ पे जब x बढ़ा रहा हूँ तो y बढ़ रहा है, या फिर बोलूँ एक्यूट एंगल है, इस वजह से स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। y इंटरसेप्ट को हमने c बोला, तो y इंटरसेप्ट यानी कि y एक्सेस को जहाँ कट कर रहा होगा, ये वाली जो लेंथ होगी ये y इंटरसेप्ट होगी, और ये पॉजिटिव y एक्सेस में कट कर रहा है तो y इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव होगा। समझ में आई ये बात? समझ में आ गई तो अगला करो। अगली लाइन में देखूंगा तो स्लोप तो सबसे पहली बात, तो क्योंकि एक्यूट एंगल है, या फिर बोले x बढ़ाने पर y बढ़ रहा है तो m तो पॉजिटिव होगा। लेकिन c के बारे में क्या ख्याल है? y इंटरसेप्ट जीरो, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, y की वैल्यू जीरो है जब वो y एक्सेस को कट कर रहा है। समझ गए भाई? आगे चलते हैं अगले पार्ट में। बताओ, इसमें अगर तुम देखोगे तो ध्यान से देखना, जब तुम x को बढ़ाओगे तो y घटेगा, यानी कि स्लोप नेगेटिव है, यही मीनिंग होता है। या फिर मैं बोलूँ कि ऑब्टूज एंगल है, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है तो स्लोप नेगेटिव है। कैसे ही करके देख लो, तुम्हें पहुँचना इसी रिजल्ट पे है। किसी भी तरीके से जाओगे तो तुम्हें m मिलेगा नेगेटिव। c y इंटरसेप्ट यानी कि y एक्सेस को जहाँ कट कर रहा होगा वो पॉजिटिव पॉइंट है, ये y इंटरसेप्ट है तुम्हारा, तो c पॉजिटिव है इसका। अगली वाली लाइन में सेम वैसी लाइन है, बस इसको एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन पे शिफ्ट कर दूँ तो इसका नेचर तो बदला ही नहीं, नेचर इन द सेंस स्लोप, कि x बढ़ाने पर तो y घट ही रहा है इसमें भी, तो m तो नेगेटिव है, और c जीरो है क्योंकि वो ओरिजिन से पास हो रहा है। अरे समझ में आ गई होगी ना? समझ में आ गई तो अगला बताओ। m क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है, x बढ़ाने पर y घट रहा है तो नेगेटिव है, और c तुम्हारा नेगेटिव, क्योंकि y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। c हम y इंटरसेप्ट को बोल रहे हैं ना, तो y को वो नेगेटिव एक्सिस में कट कर रहा है तो c नेगेटिव है। सबसे पहले नेगेटिव में कट कर रहा है, c नेगेटिव है y इंटरसेप्ट, m पॉजिटिव है, ये तुम्हें पता ही है, इतनी बार कर लिया अब तो। अगर वो कम एक्यूट एंगल पे है तो पॉजिटिव स्लोप, ऑब्टूज एंगल पे है तो नेगेटिव स्लोप। एक्स एक्सिस से एंगल देखना, ये एंगल। ठीक है, अगला पार्ट, पहला ही जो लाइन बना रखा है हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखा है, m और c बताने इसमें। ठीक है, इस लाइन में जो एक्स एक्सिस के बना रखा है हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स बदलने पर वाई बदल ही नहीं रहा, तो वाई किस रेट से चेंज हो रहा है? किसी रेट से, वो चेंज ही नहीं हो रहा, उसका रेट क्या हो गया, मतलब जीरो। तो वाई का रेट ऑफ चेंज जीरो, यानी कि स्लोप जीरो, स्लोप इस लाइन की जीरो होगी। सी वाई इंटरसेप्ट ये है, पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट इस लाइन का पॉजिटिव है। अगली लाइन बोले तो वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं, एक्स बने बिना बदले ही वाई एकदम से बदल गया, यानी कि स्लोप इन्फिनिटी। वाई बहुत तेजी से बदल रहा है, बिना एक्स के बदले ही वाई बदल जा रहा है एक तरीके से, तो स्लोप इन्फिनिटी। वाई इन्फिनिटी रेट से बदल रहा है। सी वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी? इन्फिनिटी पे। समझ में आई क्या बात? तो जो इसका इंटरसेप्ट होगा वो भी इन्फिनिटी होगा, या फिर बोले नॉट डिफाइंड एक तरीके से। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट इनफाइनाइट है, वो डिफाइंड नहीं है क्योंकि वो एक्स को इनफाइनाइट पे कट करेगी, पैरेलल लाइन है। और ये वाली जो लाइन है इसका वाई इंटरसेप्ट इन्फिनिटी है। समझ में आ गई क्या यार? ध्यान से देख लो, वीडियो को पॉज करके वापस से दोबारा सारे पार्ट हैं वो एक बार ध्यान से देख लो और फिर आगे चलते हैं। अगली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी इसके बारे में हमने स्लोप पढ़ लिया, इसके इंटरसेप्ट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक लाइन बना करके उसकी इक्वेशन पे चलना चाहते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करेगी, और जो स्लोप है वो मतलब कि एक्स का रेट
जो चेंज है उसके हिसाब से वाई कैसे किस रेट से चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, उसके हिसाब से अब हम इसकी इक्वेशन डिराइव करना चाह रहे हैं कि हम इसको लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जब हम रिप्रेजेंटेशन या इक्वेशन की बात करेंगे तो हमें सिंपल किसी भी पॉइंट की जो इस लाइन पे लाई करेगा उस कोऑर्डिनेट में अगर मैं एक रिलेशन ढूंढना चाह रहा हूँ, रिलेशन होगा एक्स और वाई का, जिसमें मैं एक्स की वैल्यू रखूँ तो मुझे वहाँ के वाई की वैल्यू मिल जाए और मैं वहाँ के वाई की वैल्यू रखूँ तो एक्स की वैल्यू मिल जाए। यानी कि जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है कि कोई जनरल लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है भाई क्या होगी। तो इसकी जब इक्वेशन बनाएंगे तो हमें पता है कि जब मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखूँ तो वाई की वैल्यू बी आ जानी चाहिए, और जब मैं एक्स की वैल्यू ए रखूँ तो वाई की वैल्यू जीरो आ जानी चाहिए। हमने ये माना है कि जो एक्स एक्सिस पे पास हो रही है वो ए कोमा जीरो से पास हो रही है और वाई एक्सिस पे जीरो कोमा बी से पास हो रही है। यानी कि एक्स इंटरसेप्ट इसका ए है और वाई इंटरसेप्ट बी है। तो हम ए और बी के फॉर्मेट में जो इंटरसेप्ट हैं उनके फॉर्मेट में इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, इसलिए हम जो पहला पार्ट है इसकी इक्वेशन का उसको बोल रहे हैं कि हम इंटरसेप्ट के फॉर्म में इसकी इक्वेशन जानना चाह रहे हैं। समझ में आ गई क्या यार? तो ए और बी के फॉर्मेट में इक्वेशन जानना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं वो उसमें एक्स और वाई अननोन होते हैं। जो मर्जी एक्स रखोगे, मैं बोलूँ कि इसका मतलब ये है कि मैं ये वाला कोई पॉइंट है, इस एक्स पे ये वाई कितना है तो ये एक्स की वैल्यू रखूँ तो वाई की वैल्यू मिल जाए, ऐसी कोई इक्वेशन हो। या इस वाई पे ये एक्स कितना है तो ये वाई रखूँ तो वो एक्स मिल जाए, वो रिलेशन चाहिए। यानी किसी जनरल एक्स कोमा वाई का, तो मैं कोई एक पॉइंट मान लेता हूँ सी, जिसके कोऑर्डिनेट ही एक्स कोमा वाई, कोई जनरल पॉइंट है ये। इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं रिलेट कर दे रहा हूँ, एक्स और वाई में रिलेशन निकाल ले रहा हूँ, तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन ही होगा। समझ में आएगा यार? इक्वेशन कैसे बन रही है, इक्वेशन किस चीज़ को बोल रहे हैं, इक्वेशन अननोन्स के बीच में रिलेशन, कि हमें वाई की वैल्यू भी नहीं पता, एक्स की भी नहीं पता, उनकी जनरल वैल्यूज के बीच का रिलेशन है। वो एक्स रखोगे वाई आ जाएगा, वाई रखोगे एक्स आ जाएगा। तो हमने एक जनरल पॉइंट मान लिया इस लाइन के ऊपर जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का क्या यहाँ पे देखो स्लोप की अगर मैं बात करूँ, क्या यहाँ पे जो एक्स एक्स के साथ में एंगल है अगर उसको थीटा बोलूँ तो यहाँ पे जो एक्स एक्स के साथ में एंगल होगा वो भी थीटा ही होगा, यहाँ पे जो होगा वो भी तो थीटा ही होगा, क्योंकि ये तो लाइन है सीधी जा रही है, बैंड हो ही नहीं रही है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ में किसी भी पॉइंट पे देखूंगा तो हर एक पॉइंट पे एंगल जो होता है वो सेम होता है। तो स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोल दूंगा इसका जो स्लोप होता है वो इज सेम एट ईच पॉइंट ऑफ लाइन। ईच पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये खास प्रॉपर्टी होती है इसकी, हर एक पॉइंट पे स्लोप जो है वो सेम ही होता है। या फिर मैं बोलूँ किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में स्लोप देखूंगा तो वो सेम ही होगा। अब जो हमने स्लोप निकाला था, हमने दो पॉइंट जो x1 कोमा y1 से x2 कोमा y2 को जब कनेक्ट करा था तो स्लोप की इक्वेशन लिखी थी y इक्वल m इक्वल टू टेन थीटा या फिर डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। तो टेन थीटा तो हमें थीटा पता नहीं है, लेकिन हम डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं इसमें। तो अगर मैं स्लोप लिखूं, स्लोप में अगर ए बी लाइन का लिखूं और स्लोप में ए सी लाइन का लिखूं, या फिर मैं स्लोप बी सी लाइन का लिखूं, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप लिखूं सीधा, या फिर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का लिखूं, या फिर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, वो तीनों ही स्लोप सेम होने चाहिए क्योंकि तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन के स्लोप हैं। तो अगर वो तीनों स्लोप इक्वल हैं तो मैं पहला लिखूं ए से बी तक का। ए से बी में क्या होगा कि इनिशियल कोऑर्डिनेट ये x1 कोमा y1 मानने पड़ेंगे हमें, और ये x2 कोमा y2 मानने पड़ेंगे, और फिर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। तो ए से बी में y2 में b मानूँ तो y1 जीरो हो जाएगा ए का, और x2 अगर मैं बोलूँ ये x2 बनेगा इसका, और ये x1 हो जाएगा ए। तो x2 जीरो जब है तो x1 है ए, इक्वल टू ए से सी तक का इस लाइन इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट में इसको x1 y1 मान लेता हूँ, फिर से इसको x2 y2 मान लेता हूँ। तो y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस जीरो अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस ए, इक्वल टू बी सी का स्लोप, बी सी पार्ट का स्लोप यहाँ से ये दोनों इनको लिखूंगा तो मैं वापस से इसको x1 y1 मान लेता हूँ, इस बार इसको x2 y2 मान लेता हूँ, ये किसी को भी मान लो उससे फ़र्क पड़ता नहीं है ना। तो x1 y1 इसको माना, x2 y2 इसको माना, तो y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस जीरो अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि जीरो माइनस एक्स। अब इनमें या तो इन दोनों को इक्वल कर दूं या इन दोनों को इक्वल कर दूं या फिर इन दोनों को इक्वल कर दूं, तो x और y में रिलेशन मिल जाएगा ना। मैं तो पहले दो को ही कर लेता हूं मैं कि b अपॉन में माइनस ए इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन में x माइनस ए। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँगा
तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी बी, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि जो x माइनस ए है उसको तो लेफ्ट में ले आऊँ, अपॉन में माइनस है, इक्वल टू वाई अपॉन में बी। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मैंने किया क्या है, मैं b को तो इधर ले आया और x माइनस ए को इधर ले आया, बस इतना सा चेंज करा है मैंने। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस ए अपॉन में ए, या फिर मैं बोलूँ जो माइनस ए है उसको दोनों अलग अलग जगह पर डिवाइड कर दो तो ये x अपॉन में माइनस ए, और ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस ए अपॉन में माइनस ए इक्वल टू वाई अपॉन में बी, ये वाई है। इसमें जब मैं वापस से लिखूंगा तो ये लिखूंगा वाई अपॉन में बी, और इस माइनस एक्स अपॉन में ए को इधर भेज दो इसके साइड में, तो प्लस एक्स अपॉन में ए इक्वल टू ये माइनस ए बाई माइनस ए बन जाएगा 1। यानी कि ये जो लाइन बनी इसकी इक्वेशन बन गई एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू 1। और ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी इक्वेशन नहीं दिख रही हमें। सबसे पहले तो x और y की पावर जो है x एंड y हैव पावर 1, यानी कि ये लीनियर क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियरली पावर 1 की रिलेशन है। दूसरी बात कि जो x का जो इंटरसेप्ट था वो x के नीचे आया है और y का इंटरसेप्ट था वो y के नीचे आया है। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, अगर ऐसी कोई इक्वेशन दिखे तो जो x के नीचे कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सही, नेगेटिव है तो नेगेटिव सही, लेकिन जो x के नीचे है वो x इंटरसेप्ट होगा और y के नीचे है वो y इंटरसेप्ट होगा। समझ में आ गई क्या बात, समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। सिमिलरली कोई भी इक्वेशन, जैसे तो मैं एग्जांपल में मैं तुम्हें लेके बताऊं कि अगर मैं बोलूं x अपॉन में 2 माइनस वाई अपॉन में 1 इक्वल टू 2, तो इसमें x और y इंटरसेप्ट बताओ। तो सबसे पहले बात तो तुम्हें फॉर्मेट में इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके x का नीचे वाला x का डिनोमिनेटर और y का डिनोमिनेटर इंटरसेप्ट बनेंगे। और अगर तुम्हें पता लग गया तो तुम लाइन बिल्कुल फास्ट तरीके से इसको क्या कर पाओगे, ऐड कर पाओगे, सॉरी बना ड्रॉ कर पाओगे। तो ये जो लाइन है इसको अगर हम बात करें ड्रॉ कैसे करोगे, उसके लिए सबसे पहले तो इसको फॉर्मेट में बदलोगे कि x अपॉन में इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके राइट में 1 बनेगा। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो x अपॉन में 2 से डिवाइड करोगे तो x अपॉन में 2 इंटू 2 4 माइनस वाई अपॉन में 1 इंटू 2 2 इक्वल टू 1। दूसरा यहाँ पे प्लस आना चाहिए बीच में, ठीक है भाई। तो अब हम इसको लिखेंगे x अपॉन में 4 प्लस वाई अपॉन में माइनस 2, ये माइनस नीचे ले जा सकता हूँ ना मैं, इस इक्वेशन को इन दोनों को ऊपर और नीचे दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाला माइनस तो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बच गया, नीचे माइनस 2 आ गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर बोले माइनस नीचे ले जाओ, एक ही बात है, ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें पता चला x a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है -2, ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। तो जब मैं ड्रॉ करूँगा तो x एक्सिस और y एक्सिस जब मैं ड्रॉ कर लूँगा तो x एक्सिस में तो मुझे x की वैल्यू 4 तक जाना है, ये x और ये y। तो ये इक्वेशन कैसी बनेगी देखो, x में तो मुझे 4,0 जाना है, ये इसका इंटरसेप्ट, और y में -2,0 या सॉरी 0,-2, ये वाली इन दोनों को इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये जो होगी ये स्ट्रेट लाइन तुम्हारी डिजायर्ड स्ट्रेट लाइन, जो गिवन स्ट्रेट लाइन है, गिवन इक्वेशन उसकी जो लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी। समझ में आई क्या बात, जो गिवन लाइन है उसकी जो गिवन इक्वेशन उसकी लाइन होगी वो ऐसे बनेगी। 4 और -2 इसके x और y रेस्पेक्टिवली इंटरसेप्ट गिवन है, मतलब कि हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। ओके, ध्यान से देख लो, इंटरसेप्ट फॉर्मेट x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, x और y की पावर 1 और इक्वल में होना चाहिए 1, तब जाके x और y के बीच में जो होंगे नीचे जो डिनोमिनेटर में होंगे वो उनके इंटरसेप्ट होंगे और हम आसानी से लाइन की जो स्ट्रेट लाइन है वो ग्राफ में ड्रॉ कर पाएंगे। ये तो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूँ स्लोप फॉर्मेट, स्लोप यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बना रहा है, तो हम स्लोप जो है टेन थीटा, इसके फॉर्मेट में हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इसका इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं टेन थीटा के फॉर्मेट में। अब अगर मैं बोलूं कि उधर से एंगल थीटा है तो इधर से मैं एंगल अल्फा मान लेता हूं, क्योंकि हमें जो अभी तक सोल्व करने आते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल सोल्व करने आते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री जो तुमने 11th क्लास में पढ़ी होगी,
सॉरी 10th क्लास में जो पढ़ी होगी उसके हिसाब से तुम टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा ये लिखना स्टार्ट कर चुके होगे। तो जो ट्राइंगल है उसके अंदर अगर मैं टेन अल्फा लिखना चाहता हूँ तो वो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? टेन अल्फा की वैल्यू होगी बी अपॉन में ए, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है। इस ट्राइंगल के अंदर ये अगर अल्फा एंगल लिया है तो टेन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि बी बाई ए। ये तुम्हारा टेन अल्फा होगा। अगर ये टेन अल्फा है बी बाई ए तो सिंपल अगर हमें निकालना है टेन थीटा। अब जो थीटा है इस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन 180 डिग्री माइनस अल्फा। और जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं पता लगेगा कि टेन 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस का टेन अल्फा होता है। या फिर मैं इस तरीके से कन्वर्ट ना करके, ये मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, अभी के लिए समझ बस याद रख लेना कि ऐसा होता है टेन के साथ में। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में अगर एंगल पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ में जब मेजर करूंगा तो ये नेगेटिव एंगल होगा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो स्लोप होगा वो टेन ऑफ माइनस अल्फा के बराबर होगा कि नहीं होगा? टेन ऑफ माइनस अल्फा के बराबर स्लोप होगा। और टेन ऑफ माइनस अल्फा जो होगा वो माइनस ऑफ टेन अल्फा के इक्वल होता है। इतना तो टेंथ में तुमने पढ़ा होगा। टेन माइनस साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा ही होता है, और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो जब टेन के अंदर नेगेटिव एंगल आता है तो माइनस बाहर आ जाता है और वो टेन के बराबर होता है। तो ये एक ही बात होगी, स्लोप जो है वो माइनस टेन अल्फा के बराबर आ रहा है, दोनों जगह से देखा, यानी कि माइनस बी बाई ए के बराबर स्लोप आ गया। हम लिख सकते हैं जो स्लोप है इस लाइन का एम वो माइनस बी बाई ए इसके बराबर है। अब वो जो इक्वेशन बनी थी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, इसको दोबारा से रीअरेंज करता हूँ मैं और इसमें निकालता हूँ वाई अपॉन में बी की वैल्यू जो कि बनेगी माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस वन। और अब वाई को अकेले की वैल्यू निकालता हूँ जो कि बनेगा माइनस बी बाई ए, बी उधर चला जाएगा, इंटू एक्स प्लस बी। अब देखो जो माइनस बी बाई ए है ये तो तुम्हारा क्या है? माइनस बी बाई ए, ये तो है तुम्हारा स्लोप। और ये क्या है? ये है तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट। अरे है कि नहीं है? जिसको हम ऊपर जब कल क्वेश्चंस कर रहे थे वो वाले एम और सी लिखने वाले, इंटरसेप्ट लिखने वाले, तो हमने सी से लिखा था। तो जनरली वाई इंटरसेप्ट को सी से लिख दिया जाता है। तो वाई की वैल्यू जो स्लोप होगा, स्लोप को हम एम से लिखते हैं। हम सिंपल इक्वेशन लिखना चाहें तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी तो लिख सकते हैं इसको। माइनस बी बाई ए को स्लोप एम लिख दिया और जो वाई इंटरसेप्ट बी था उसको हमने सी लिख दिया। ये एक सिंपल इक्वेशन की कंडीशन और होती है, अलग फॉर्मेट और होता है स्लोप वाला फॉर्मेट। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम है टेन थीटा स्लोप और बी है, सॉरी सी है वाई इंटरसेप्ट, जिसको हम बी को सी से रिप्लेस कर रहे हैं। समझ में आ गई क्या बात? ध्यान से देखो इस चीज को। तो दो फॉर्मेट आ गए हमारे पास में, एक तो एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू सी। इसको देखो अगर मैं ए बी से मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो ये फॉर्मेट ऐसा भी बन जाता है कि ये बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। इस ए बी को कुछ नया कॉन्स्टेंट सी डैश सी कुछ बोल दें तो ये ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू सी। ऐसी लाइन, ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है। ये भी लाइन ही होता है, ठीक है ना? चलो अब जो हम पढ़ रहे थे स्लोप वाली कंडीशन, इसमें एम जो है तुम्हारा स्लोप होता है और सी जो होता है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। अगर हम ओरिजिन से पास होने वाली लाइन के लिखेंगे, फॉर द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास 0,0 से पास होने वाली लाइन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए हम बात करें तो इंटरसेप्ट जो होगा एक्स और वाई वो दोनों ही जीरो होते हैं, लेकिन हम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले में वाई इंटरसेप्ट लिखेंगे जो कि जीरो होगा, यानी कि तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट जीरो। सबसे पहली बात तो वाई इंटरसेप्ट यानी कि सी जीरो, वाई जीरो नहीं है, तो वाई और एक्स का तो रिलेशन निकालना ही है। तो ये सिंपल वाई इक्वल टू एम एक्स बन जाएगा। अरे हाँ कि नहीं? समझ में आया क्या? तो
जो लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं उनका वाई इंटरसेप्ट 0 होता है, सी 0 होता है, उसके लिए y इक्वल टू एम एक्स सीधे लाइन होती है, सीधे इक्वेशन होती है। जब y और x में कोई कांस्टेंट अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हो ना, तो सीधे तो मैं समझ जाना कि अब ये लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। यानी अगर मैं x और y एक्सिस एक्सिस ड्रॉ कर लूँ तो ये जितने भी लाइंस मैं ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे बना दूँ चाहे, ठीक है ना, या फिर ऐसी कोई लाइन बना दूँ जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो वो सारी की सारी y इक्वल टू एम एक्स वाली लाइंस होती हैं। एक्यूट एंगल वाली पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन हो जाएंगी जिनका C0 है, और ऑब्ट्यूज वाली नेगेटिव स्लोप वाली होंगी, लेकिन C0 होगा यानी कि y इंटरसेप्ट 0 होगा तो ओरिजिन से पास होंगी। समझ में आया क्या यार? ध्यान से देख लो, समझ लो इन चीज़ों को, और आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं ना। काफ़ी समय से थोड़ी थोड़ी पढ़ रहे हैं। इक्वेशंस बैक में जा कर के या फिर अपने नोट्स जो तुमने बनाए होंगे उसमें ढंग से देख लो इक्वेशंस किस किस तरीके से कैसे कैसे फॉर्मेट है, और फिर ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स A 1,2 एंड B 3,4। ये 2 पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाले एक लाइन की इक्वेशन बतानी और कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में वो भी बताना है, ठीक है। तो अगर हमें एंगल बताना है और इक्वेशन बताना है तो एक बार वीडियो को पॉज करके और खुद से ट्राई करो कि तुम क्या कर सकते हो। दोनों पॉइंट तुम्हें दे रखे हैं तो क्या ही चीज़ जो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, फिर मैं तुम बताता हूँ। अभी तक जो 2 फॉर्मेट पढ़ी हमने, दोनों फॉर्मेट से तुम्हें अलग अलग सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है। और दोनों फॉर्मेट में जो इजी पढ़ रहा होगा वही बता दूंगा। सिंपल अगर हम बोलें कि ड्रॉ करते हैं एक्स और वाई, सिंपल एक्स और वाई ड्रॉ करते हैं, ये एक्स है ये वाई है। पहला कोऑर्डिनेट है 1,2, जब मैं x में 1 आया हूँ y में 2 गया हूँ, ऐसा समझ लो। तो ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, और जब मैं x में 3 आया हूँ तो y में गया हूँ 4। जब मैं x में 1, 2 और 3 कुछ यहाँ तक आऊँ तो उसमें चला गया हूँ यहाँ पे कुछ, ये कुछ b पॉइंट है 3,4, और ये a है 1,2। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, ये मैंने ये लाइन बना दी, ठीक है। इस लाइन पे अगर ध्यान से देखें तो एक्यूट एंगल वाली लाइन बन रही है, स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप अगर मैं दिखूं भी तो स्लोप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से लिखा जा सकता है, क्योंकि एंगल तो नहीं पता, लेकिन हमें डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं ए से बी तक जाते समय, ठीक है। ए से बी तक जाते समय हम डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से कि जब हम ये गए तो एक्स में कितना चले, हम ए से बी पे गए तो एक्स में हम कितना चले हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इस पॉइंट को, एक्स में हम चले हैं 3 - 1 2 के बराबर, वाई में चले हैं, वाई फाइनली 4 हो गया, इनिशियली 2 था, 2 के बराबर। तो जो स्लोप होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई भी 2 है और डेल्टा एक्स भी 2 है, स्लोप कितना आ जाएगा दोस्तों 1। तो सबसे पहले तो हम स्लोप, अगर हमारे पास में 1 है तो स्लोप होता है टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 1 है, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। अरे समझ में आई कि नहीं? तो टेन थीटा अगर 45 डिग्री है, हमें ये पता चल गया कि ये एंगल 45 डिग्री है, या फिर बोलूँ ये एंगल 45 डिग्री है, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल पता चल गया। अब हम बात करें, या तो हम सिंपल सा फॉर्मेट बना लेते हैं जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट था, उसमें m की वैल्यू में पता चलेगी, स्लोप की वैल्यू 1 है, तो जो y बन जाएगा वो 1 इंटू एक्स प्लस सी। तो इक्वेशन जो बनेगी y इक्वल टू एक्स प्लस सी जैसी बनेगी। अब अगर हम c कोऑर्डिनेट रख दें यानी कि y इंटरसेप्ट रख दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो अगर ये लाइन ये इक्वेशन जो है वो इसी लाइन की है, तो इस लाइन पे ये वाला पॉइंट भी लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी लाई कर रहा है, दोनों पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं, तो दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। यानी कि सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, हम तुमने 10th में बहुत सारी बार सुना होगा कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, कि उस पॉइंट पे उस लाइन पे लाई करने का मतलब क्या है। यानी कि अगर ये इस लाइन की इक्वेशन है तो इस पॉइंट के किसी भी एक्स और वाई का रिलेशन है, यानी जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y 1 होना चाहिए, इसका ये मीनिंग है सेटिस्फाई होने का, ए पॉइंट सेटिस्फाई होने का मतलब। अगर y की वैल्यू 2 रखूंगा तो x 1 होना चाहिए, या फिर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y 2 आना चाहिए, तब जा करके ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। बी पॉइंट उसको सेटिस्फाई करना मतलब x की वैल्यू 3 रखूँ तो y की वैल्यू 4 आ जानी चाहिए। अगर ये हो रहा है
तो उससे हम सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो पहला ही पॉइंट ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हो, मैं पहला पॉइंट ले लेता हूँ 1,2। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो जब मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो वाई की वैल्यू 2 होनी चाहिए, और वो वैल्यूज रख दो इसमें कि वाई की वैल्यू 2 पे एक्स की वैल्यू 1 है, प्लस में सी, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, सी की वैल्यू आ गई 1, यानी कि वाई इंटरसेप्ट जो है वो कितना है, 1 है। ये कोऑर्डिनेट में 0,1 लिख सकता हूँ सीधे सीधे। तो जो इक्वेशन बनी वो बन गई x प्लस 1, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। समझ में आ गई बात, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसी से कर लेते हैं कोऑर्डिनेट वाले से। जब x बाई ए प्लस वाई बाई बी से करने जाओगे तो a और b में तुम्हें दिक्कत आएगी कैलकुलेट करने में। मैं बता तो सकता हूँ, हिंट दे देता हूँ, तुम खुद से ट्राई करना। यहाँ पे देखो कि जब मैं x की वैल्यू 4 से 3 पे आया, क्योंकि इसमें चेंजेस जो आते हैं वो लीनियर आते हैं ना, जितना कम करोगे उतना ही कम होगा। x के यहाँ पे वो समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब x की वैल्यू 3 से 2 पे आई, 3 से 1 पे आई, जब x 2 से कम हुआ तो y कितने से कम हो गया, y कम हो गया कितने से, 2 से। यानी कि जब स्लोप 1 आ गया तो जब x को मैंने कम करा 2 से तो y भी कम हुआ 2 से, यानी कि जब मैं x को 1 से कम करूंगा तो y भी 1 से ही कम होगा। अब ध्यान से सुनो कि जब मैं यहाँ पे हूँ तो x और y मुझे पता है, तो जब मैं x को 1 कम करूंगा तो y भी 1 कम होगा ना। तो जब मैं x को 1 कम करके x की वैल्यू 0 पे आऊंगा तो y भी 1 कम होके क्या हो जाएगा, 2 से 1 कम होके 1 हो जाएगा, यानी कि हमें y इंटरसेप्ट पता चल गया। अब y इंटरसेप्ट पता चल गया, अब वापस से जब मैं y को 1 कम करूंगा तो x भी तो 1 कम हो जाएगा। तो जब मैंने y को 1 कम करके 0 पे आया तो x भी 1 कम होके -1 पे चला गया, यानी कि x इंटरसेप्ट -1 हो गया। अरे समझ में आई क्या बात? क्या तुम इस तरीके को समझ पा रहे हो जिसमें मैं इक्वेशन बिना इंक्लूड करे एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल ले रहा हूँ? तो मुझे पता चल गया कि एक्स इंटरसेप्ट यानी कि ए जो है तुम्हारा वो -1 हो गया, और जो बी है वो +1 हो गया, यानी कि ये -1,0 है ये पॉइंट। अरे समझ में आई क्या बात? अगर ये पता चल गया, मेथड 2 हमने ध्यान से उसको देख करके निकाला, जब A 1 है, A-1 है और B+1 है, वाई इंटरसेप्ट 1 है, एक्स इंटरसेप्ट -1 है, तो x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b इक्वल टू 1 इक्वेशन बनेगी। तो x अपॉन में -1 प्लस वाई अपॉन में +1 इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा -x प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। अरे आया कि नहीं आया आंसर? तो अगर तुम बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखोगे ना चीज़ों में, मैं फिर से बता दूं, अगर तुम्हें फिजिक्स अच्छे से समझनी है ना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी होनी चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। फॉर्मूले तुम्हें बहुत ज़्यादा याद हों ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। फॉर्मूले तुम्हें लिमिटेड याद होंगे तो भी तुम कर पाओगे। लिमिटेड भी इसलिए याद करने होते हैं कि तुम चीज़ें जल्दी कर पाओ, हर बार तुम फॉर्मूला ड्राइव ना करो। बट तुम्हें अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो तुम क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से अप्रोच कर पाओगे। अब देखो, इस क्वेश्चन को कोई इमेजिन कर सकता है कि बिना कोई मैथ लिखे हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख पाएंगे? और हमने लिखा है, हमने ध्यान से समझा। मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि जब मैं बी से ए पे आया तो जब मैं x को मैंने 2 से कम करा तो y भी 2 से कम हुआ। इसका मतलब मुझे ये पता चला जब मैं x को 2 से कम करता हूँ तो y 2 से कम होता है, तो x को 2 से बढ़ाऊंगा तो y 2 से बढ़ेगा भी। x को 2 से कम करूंगा y 2 से कम होता है, x को एक वैल्यू से कम करूंगा तो y भी एक वैल्यू से ही कम होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। और x को 1 से कम करने पर y 1 कम होगा। तो जब मैं यहाँ पे था, अब मैं x की वैल्यू 1 पे था, तो 1 अगर मैं कम कर दूंगा तो x की वैल्यू 0 पे पहुंच जाऊंगा। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 कम करके 0 पे पहुंचा तो y की वैल्यू 1 कम करूंगा तो 2 में से 1 कम होके 1 पे पहुंचूंगा, यानी कि इस पॉइंट पे पहुंचूंगा। इसका कोऑर्डिनेट x 0 है और y 1 है। फिर यहाँ से जब मैं जाऊँगा तो अब यहाँ पे कितने x पे 0 हो रहा है तो मुझे पता ही नहीं है ना। तो मैं y में देखता हूँ, y में 0 जाने के लिए कितना, y की वैल्यू 1 थी, वहाँ पे 0 जाने के लिए y में 0 होने के लिए मुझे 1 चलना पड़ेगा नीचे की तरफ। अब y में 1 चलने पर तो x में 1 ही चलना पड़ता है, नीचे जाने पर पीछे, ऊपर जाने पर आगे, यानी बढ़ने पर बढ़ना, घटने पर घटना, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है। तो जब मैंने y की वैल्यू 1 से घटा करके 0 करी तो x की वैल्यू 1 से घट के -1 हो गई। तो जब y की वैल्यू 0 थी तो x -1 था, यानी कि x इंटरसेप्ट -1 है, y इंटरसेप्ट +1 है। पता चल गया हमें बातों ही बातों में, कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब तुम बोलोगे सर इतना सोचने में तो समय लग रहा है। अरे तो तुम पहली बार भी तो कर रहे हो और मैं तुम्हें समझा भी तो रहा हूँ। जब तुम्हें ये चीज़ पता होगी तो तुम सीधा देखोगे ना कि अरे यार अच्छा ये 2 से कम हुआ तो ये 2 से कम हो गया, यानी कि 1 में 1 से कम होगा। जब मैं इसको 1 से कम करूँगा तो ये 1 से कम होगा, ये 1 बचेगा। फिर मुझे यहाँ पे जाना है तो मुझे y को 1 से कम करना है। ये देखो, एक पीछे और जाना है, -1 ही आ गया। इतनी जल्दी तुम कर पाओगे? समझ में आई क्या बात?
समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। 2 लाइन में हमने इक्वेशन डिराइव कर ली। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इसमें तुम्हें वैल्यू दे रखी है चीज़ों की। बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है जो एंगल 45 डिग्री बना रही है वाई एक्सिस के साथ में और कट कर रही है वाई एक्सिस को 0,1 पे। ध्यान से करना इस सवाल को, है ना। ध्यान से पढ़ना इस सवाल को और ध्यान से अटेम्प्ट करना। पिछले सवाल को ढंग से समझ लो वीडियो पॉज करके, और इसको लिख लो और ध्यान से ट्राई करो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी हैं इस सवाल में, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ बस इतना सा। अब इसको ट्राई करो और ट्राई करके वापस आओ और फिर ये देखो सॉल्यूशन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हम एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। जो हमें इसमें बोला है कि वाई एक्सिस को वो लाइन 45 डिग्री पे बना रही है और कट कर रही है, या फिर वाई एक्सिस के साथ में एंगल 45 डिग्री है। एक्स और वाई जो बन रहा है 45 डिग्री बनने के साथ मतलब ये होगा कि एक तो ये लाइन ऐसे है, एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री बन गया, इधर 45 बनना या फिर इधर 45 डिग्री बनना। या फिर एक लाइन ऐसे भी तो हो सकती है कि वाई एक्सिस के साथ में ऐसे 45 डिग्री बने, ये 45 डिग्री या बोलूँ ये 45 डिग्री। यही 2 पॉसिबिलिटी हैं। अब ये हो सकता है कि वो ऊपर से ऐसे नीचे खिसकता जा रहे, ऐसे जा रहे ऐसे जा रहे, लेकिन रहेगी यही पॉसिबिलिटी 45 की। 2 ही लाइन बन सकती हैं, ठीक है ना। 2 ही तरीके की लाइन बन सकती है मतलब, और 2 तरीके की लाइन में हमने एक कंस्टेंट और डाल दिया कि ये जो लाइन है वो 0,1 से पास होनी चाहिए, यानी कि वो y की वैल्यू 1 से पास होनी चाहिए, x की जब 0 वैल्यू 0 है तो। यानी कि ये पॉइंट हमें पता है जहाँ से वो पास हो रही है, इसका कोऑर्डिनेट 0,1। तो अब हमें फिक्स हो गया, अब हम कहीं भी नहीं मूव करवा सकते। अब इसी पॉइंट से पास होने वाली 2 लाइनें बतानी है हमें, दोनों की 45 है, तो हमें 2 इक्वेशन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसने सिर्फ ये बोला है कि वाई एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल है। किधर की तरफ है वो एंगल तो डिफाइन करा ही नहीं, तो 2 केस बन रहे हैं, वो दोनों हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, L2 बोल देते हैं चलो इसको, और इसको L1 बोल देते हैं, क्योंकि L1 एक्यूट एंगल वाली है। हम पहले उसको डिराइव कर देते हैं L1 की बात कर लेते हैं। L1 में जो लिखूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस वाले फॉर्मेट में जब स्लोप वगैरह एंगल वगैरह दे रखे हो और पॉइंट दे रखा हो ना, तो बस वो स्लोप निकाल करके वो और एक्स और वाई रख के सी की वैल्यू निकाल करके और जल्दी से हो जाता है। इस वाले फॉर्मेट से सवाल है ना। सबसे पहली बात तो अगर इस लाइन का y से एक्सिस 45 डिग्री है तो x एक्सिस से 45 डिग्री होगा, क्योंकि x और y के बीच में 90 डिग्री होता है। तो थीटा इसका 45 डिग्री है x एक्सिस के साथ में। अगर मैं पीछे सबटेंड करूंगा तो ये वाला एंगल 45 है एक तरीके से। तो मैं बोलूँ स्लोप जो है इस लाइन का स्लोप m जो है वो tan 45 डिग्री होगा, और अगर ये tan 45 डिग्री यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी 1। समझ में आएगी बात, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब अगर m 1 है, क्या है, अगर m 1 है तो स्लोप कितना हो जाएगा, हाँ स्लोप 1 हो गया, तो y इक्वल टू आ जाएगा x प्लस सी। और ये किस लाइन से, ये लाइन जो है वो 0,1 से पास हो रही है, तो जब x की वैल्यू 1 है तो y सॉरी x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, प्लस सी। तो c कितना आ जाएगा माइनस L1 लाइन तो बन जाएगी तुम्हारे पास में y इक्वल टू एक्स माइनस 1। एक तो ये पॉसिबल आंसर है इसका। दूसरा पॉसिबल आंसर अगर मैं बोलूँ कि L2 क्या बनेगा, L2 में अगर मैं देखूंगा तो ये नेगेटिव एक्सिस के साथ में 45 डिग्री बना रही होगी। नेगेटिव एक्सिस के साथ में 45, तो हमने ऊपर ही देखा था कि अगर नेगेटिव एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा है तो माइनस टेन अल्फा स्लोप बनता है। तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो माइनस ऑफ 10 नेगेटिव एक्सिस का एंगल 45 डिग्री है वो भी, यानी कि यहाँ पे -1 इतना स्लोप है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वापस से इसको लिख देंगे, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। अब वापस से ये वाली लाइन 0,1 से पास हो रही है, तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो इस बार c की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1, यानी कि y आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। ये कौन सी इक्वेशन है, L2 की इक्वेशन है। ये भी एक पॉसिबल आंसर है। ध्यान से देख लो पूरा सॉल्यूशन। y इक्वल टू एक्स माइनस 1, अरे c को +1 लिखना है ना, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 और y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये दोनों ही लाइनें 0,1 से भी पास होंगी, और इन दोनों का ही जो एंगल होगा वो y एक्सिस के साथ में 45 डिग्री होगा। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है समझ गए होगे।
आगे चलते हैं। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है एक तरीके से, करके आना इनके सॉल्यूशंस, है ना। या तो अगली क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। तुम्हें पॉइंट्स दे रखे हैं, या तो तुम इंटरसेप्ट वाले मेथड से कर लो, या फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले से स्लोप निकाल करके कर लो। दोनों ही तरीके से तुम्हें सारे सवाल करने हैं, दोनों ही तरीके से। समझ में आ रही है? दोनों ही तरीके से तुम्हें सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं। मैं तुम्हें इक्वेशन लिख के बता देता हूँ, है ना, फाइनल आंसर क्या होंगे। इंटरसेप्ट वाले तरीके से मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि वो आसान है भैया। मुश्किल काम हमेशा उनको दिया जाता है जिनके कंधे पे जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी किनके कंधे पे है बेटा? तुम्हारे कंधे पे। तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना है, तो इंटरसेप्ट वाला मेथड तुम करना। नहीं समझ में आए और नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें इलाज बता देता हूँ। जो @फिजिक्स माफिया है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। समझ में आ गई बात? इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे क्लासेस वगैरह की नोट्स वगैरह सब तुम्हें मिल जाते हैं, क्लासेस की अपडेट्स मिल जाती हैं। साथ में एक अपना डाउट किलर्स है ना, है ना, जो ऑलरेडी बच्चे हैं उसमें उनको पता है, नए बच्चे हैं तो हमारा एक डाउट ग्रुप है, ठीक है। उस डाउट ग्रुप में तुम कभी भी डाउट भेज सकते हो, मैं उसका जब भी मुझे समय मिलता है आंसर करता हूँ। लेकिन जैसे ही क्लास एंड होती है, उसके बाद में रिवीजन के बाद में 10:30 पे मैं वहाँ पे लाइव सेशन लेता हूँ, जिसमें बच्चे मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं और जो भी क्लास में डाउट आया है उसी दिन उसको रिजोल्व कर सकते हैं। डेली जो क्लास मैं अपलोड कर रहा हूँ, उस क्लास अपलोडेड क्लास के जस्ट बाद में थोड़ा टाइम के बाद में तुम्हें समय मिल जाएगा रिवीजन का, और 10:30 PM पे मैं डेली लाइव आता हूँ। बच्चे डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, जो लेक्चर में तुम्हें डाउट आ रहा है वो पूछ लेते हैं, या फिर उसके अलावा भी कोई डाउट होते हैं वो भी पूछ लेते हैं। तो तुम वहाँ पे आकर के, इसकी लिंक कहाँ मिलेगी तुम्हें? इस चैनल पे मिलेगी। डाउट क्लास ग्रुप की जो लिंक होगी इस चैनल पे मिलेगी, वो तुम्हें पिंड मैसेज में, जब तुम चैनल खोलोगे ज्वाइन करोगे तो पिंड मैसेजेस होंगे। उन पिंड मैसेज पे जब क्लिक करोगे तो उसमें डाउट ग्रुप की लिंक ढूंढने ला कहीं ना कहीं पिन मैसेज मिल जाएगी। और मैं या फिर ऐसा करूँगा कि उसको सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊपर पहली जो पिन मैसेज होगा उसी पे रख दूंगा, तो वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अदरवाइज़ तुम जो अपने वो वीडियोज़ हैं टीचर वगैरह और ओरिएंटेशन सेशन, या फिर जो सबसे पहला लेक्चर उसमें भी मैंने उसकी लिंक वगैरह बताई है, तो वहाँ से भी जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के, सॉरी, इस यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें लिंक दे दूंगा, इतना भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। चैनल की और डाउट ग्रुप की दोनों की लिंक डाल दूंगा, चलो वो भी देख लेना। और जिन अभी ये पहला ही लेक्चर देख रहे हैं, उससे पहले मैं जो पहला लेक्चर पढ़ा है वो नहीं देखा है, सीधा इसी को देख रहे हैं वीडियो को, तो उसको भी देख लेना, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे चलते हैं भाई। इसकी इक्वेशन लिखी है इंटरसेप्ट की, x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 1 है, तो ये x अपॉन में 2 प्लस y अपॉन में 1 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बनेगी। इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी x अपॉन में -2 प्लस y अपॉन में 1 इक्वल टू 1, और इसकी इक्वेशन बनेगी x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में -4 इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशंस बनेंगी, इनको सोल्व कर लो, लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी। अच्छी बात है भाई। आगे चलते हैं। जो फिजिक्स में तुम्हें काम में आएंगे, F इक्वल टू एम, एक इक्वेशन दे दी मान लो, और F वर्सेज A का ग्राफ बनाना है तुम्हें। यानी कि मैं तुम्हें बता रहा था ना कि हमारे y और x एक्सिस हमें x और y नहीं होंगे, ये वही चीज़ है। F इक्वल टू एम में तुमने इक्वेशन सुनी होगी ना, बस उसी की बात चल रही है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। ये कैसे है क्या है तुम्हें अभी मतलब नहीं है, बस तुम्हें इसका ग्राफ बनाना आ गया, मैं तुम्हें इतना बताता हूँ। तुम्हें इसका ग्राफ बनाना आ चुका है। F वर्सेज x लिखा होने का मतलब y वर्सेज x लिखा जाता है। तो ये लिखा हुआ है वो y एक्सिस पे है F, और ये जो लिखा हुआ है वो x एक्सिस पे है A। इनके बीच में ग्राफ बनाना है। m मास होता है, लेकिन मास कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे ये स्लोप की तरह काम कर रहा है। ये जो F इक्वल टू एम ए है, इसको मैं y इक्वल टू एम एक्स की तरह लिख सकता हूँ। इसमें c जीरो, यानी कि y इंटरसेप्ट जीरो। y इंटरसेप्ट जीरो होने का मतलब क्या होता है? लाइन कहाँ से पास करेगी दोस्तों? मीन पोजीशन से। अरे करेगी कि नहीं करेगी? तो y इंटरसेप्ट जीरो यानी कि मीन पोजीशन से पास करेगी। मीन पोजीशन से ऐसे भी लाइन पास कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है, कौन सी होगी? स्लोप डिसाइड करेंगे। स्लोप जो m है वो m कौन सा? मास वाले m के बराबर है, और मास कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता। तो मास पॉजिटिव होता है, यानी कि स्लोप कैसा है इसका? पॉजिटिव। y इक्वल टू एम वाले ग्राफ का स्लोप हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। अरे क्लियर है क्या बात?
तो y इक्वल टू एम ए वाला एक तो ओरिजिन से पास होगा, यहाँ से निकलेगा, और पॉजिटिव स्लोप का होगा, ये होगा। और ये जो एंगल थीटा बन रहा होगा इसके हिसाब से जो टेन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, m यानी कि मास के बराबर, f इक्वल टू एम ए वाले ग्राफ में। अरे क्लियर है क्या बात? f और a का अगर ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा और इस तरीके से पैरामीटर चेंज होंगे। स्प्रिंग फोर्स तुमने अगर सुना हो कभी, तो स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स की तरह होता है ना। के उसमें कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, के पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। एफ वर्सेज एक्स में अगर तुम बात करोगे, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो वही बात है जो पहले लिखा है वो वाई एक्सिस, जो बाद में लिखा है वो एक्स एक्सिस, और ये ऐसे बना दिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे है फोर्स एफ और एक्स एक्सिस पे तो एक्स ही है। एक्स वो क्या होता है कि जैसे स्प्रिंग है ना, ये नेचुरल लेंथ में थी, ऐसे कुछ नहीं करा, अब इसको हमने पकड़ के खींच दिया एक्स, तो ये इतनी बड़ी हो गई। तो अब जब ये एक्सटेंड हो गई ना, तो इसमें जो एक्सटेंशन है वो एक्स है, तो वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जब यहाँ पे जीरो है मतलब कि एक्सटेंशन जीरो है, एक्सटेंशन जीरो का मतलब लेंथ जीरो नहीं है, मतलब कि वो नेचुरल लेंथ में, उसमें कोई फोर्स डेवलप नहीं होता। जब नेचुरल रखी रखी स्प्रिंग कोई फोर्स थोड़ी लगा देगी, जब उसको खींचोगे तभी तो फोर्स लगेगा, धक्का दो, कंप्रेस करोगे तभी फोर्स लगाएगी। तो वो फोर्स और एक्स का रिलेशन होता है। जब तुम खींचते हो तब तो वो अंदर की तरफ फोर्स लगाती हो, जब तुम दबाते हो तो बाहर की तरफ फोर्स लगाती है, इसलिए वो माइनस आता है। स्प्रिंग फोर्स जब पढ़ेंगे एनएलएम में तब समझेंगे। अभी जो एफ और एक्स का रिलेशन है सिंपल, उसके लिए ग्राफ बनाना है। सबसे पहले एफ इक्वल टू माइनस के एक्स का जो ग्राफ बनाऊंगा, तो एफ इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स जैसा बनाऊंगा, तो एम जो है एक तो माइनस के है, नेगेटिव, समझ में आई क्या बात? स्लोप नेगेटिव, दूसरा सी जीरो, सी जीरो यानी कि वाई इंटरसेप्ट जीरो, तो नेगेटिव स्लोप की वो वाली लाइन ये ऐसे बनाएगा, एफ नेगेटिव पे ए नेगेटिव, एफ पॉजिटिव पे ए पॉजिटिव। हाँ, हम एफ इक्वल टू माइनस के एक्स बना रहे थे, तो ये नेगेटिव स्लोप की लाइन, ठीक है ना, और इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है क्या? ये कैसा ग्राफ बनेगा? एफ इक्वल टू माइनस के एक्स का नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बन जाएगा। ओके, आगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी तुमने सुन लिया होगा, तुम तैयारी करने आ रहे हो, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन होती है भाई। जब पहली पहली बार बच्चा आता है ना 11th में, तो पूरे जोश के साथ आता है, वो सब पहले ही पढ़ डालता है ना। जैसे एग्जाम में 10th खत्म हुआ, जेई की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है, मुझे नीट की तैयारी करनी है, वो ढूंढता है क्या क्या है सिलेबस, अरे काइनेमेटिक्स की इक्वेशन होती हैं, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस होते हैं, 9th 10th में भी कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, ठीक है, इक्वेशंस आती हैं ऐसी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन वाली, याद कर लेते हैं, सुना होगा कहीं। चलो आगे चलते हैं हम तो। अब तुम्हारा जोश जो जाग रहा है वो थोड़ा थोड़ा, जब प्रॉपर तरीके से फिजिक्स स्टार्ट होगी ना, अगर वही जोश रहा तो तुम कामयाब हो जाओगे। और वो धीरे धीरे, जैसे बेसिक मैथ्स में तो तुम हो लिए कि यार ये क्या चल रहा है, चलते ही जा रहा है, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री खत्म नहीं हो रही है, हमें कितना पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा देखो 10th 9th जैसा नहीं है, तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाया इस तरीके से जाएगा कि तुम्हें ऐसी चीज़ें फील नहीं होंगी कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ रही हैं। घर पे जाकर रिवीजन प्रॉपर करना पड़ेगा, बिना रिवीजन कुछ नहीं होगा। रिवीजन करोगे हर एक चीज़ का, हर डेली जो क्लास पढ़ाया जा रहा है घर पे जाकर रोज़ पढ़ना है, और पीछे से पढ़ना है, चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से पढ़ना है, और रोज़ जहाँ तक खत्म हुआ वहाँ तक रोज़ पढ़ना है। तो पीछे वाले चैप्टर, जो पहली क्लास था वो तो चैप्टर एंड होते होते 10 बार रिवाइज हो चुकी होगी, और वो हर, फिर जब तुम लास्ट में रिवाइज करोगे तो 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। इस तरीके से होता है रिवीजन। और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन जो भी तुम मटेरियल सोल्व कर रहे हो वहाँ से कर लो भाई, जो भी मॉड्यूल वगैरह टेलीग्राम वगैरह, फिर जहीं से भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो कर लो, और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, लेकिन है ना। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी में v वर्सेस t, v को तुम्हें y की तरह ट्रीट करना है ना, और t को तुम्हें x की तरह ट्रीट करना है। तो u तो इनिशियल स्पीड जो कांस्टेंट होता है c की तरह हो गया, और a इसका स्लोप हो गया, फिर x के साथ में जो आएगा वो स्लोप होगा, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला है, इसमें तो c भी जीरो नहीं है, तो y इंटरसेप्ट भी जीरो नहीं होगा। तो ये x और y यानी कि वेलोसिटी, x यानी कि टाइम। अब इसकी वो देखें तो सबसे पहले तो a जो है वो स्लोप है, और यहाँ पे a होता है एक्सेलरेशन। बट अगर हमें बोलें कि जो a एंड u है वो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया एक तरीके से, और u जो है पॉजिटिव कांस्टेंट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यहाँ से पास होगी कुछ और ऐसे चलेगी ये, तो ये वाली लाइन आगे और पीछे इस तरीके से ये वाली लाइन बनेगी इसकी। क्लियर है क्या? ध्यान से देख लो। अगर मैं बोलूँ कि ये इसके लिए है, मान लो अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि u नेगेटिव है और a पॉजिटिव है,
यू नेगेटिव ए पॉजिटिव, यू नेगेटिव यानी कि वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव, ए पॉजिटिव यानी कि स्लोप पॉजिटिव, वो ऐसी कोई लाइन बन जाएगी। ये वाली लाइन इसके लिए, इन वैल्यूज़ के लिए यू और ए की। तो जो एम और एक्स सी हैं उनकी वैल्यूज़ बदलने पर वो लाइन बदल जाती है ना, या फिर मैं बोलूँ कि साइन बदलने पर भी लाइन बदल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं और तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। ड्रॉ करनी है तुम्हें लाइंस, y इक्वल टू 2x+3, y इक्वल टू 2x-4, x+2 -2x, ये तुम्हें ड्रॉ करनी है। वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन लिख लो और ढंग से इसको समझ लो और ड्रॉ करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, जल्दी जल्दी बताऊंगा। पहला पार्ट है ना, ध्यान से सुनना। y इक्वल टू x+3, या तो देखो उस तरीके से कर लो, y इक्वल टू 2x+3, या तो स्लोप देख लो 2 है और y इंटरसेप्ट है 3, यानी कि एक तो इस तरीके से कि वो 0,3 से पास होगी और स्लोप 2 होगा, पॉजिटिव स्लोप है, तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसको ऐसे बदल लो, y माइनस 2x इक्वल टू 3 है, अब नीचे ले आओ तो y/3 माइनस 2x/3 इक्वल टू 1, या फिर बोलूँ y/3 प्लस x अपॉन में माइनस का 2/3 इक्वल टू 1, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 वाला इंटरसेप्ट वाला। तो y/3 यानी कि y का इंटरसेप्ट तो है 0,3 और x का इंटरसेप्ट ये बन जाएगा -2,3, 2/3,0। ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से ड्रॉ करो, तुम्हें ड्रॉ करना है। बी वाले की बात करें, x और y है, ये x है ये y है। तो अब जो लाइन ड्रॉ करेंगे बी वाले में, इक्वेशन जो है वो है स्लोप तो प्लस का 2 है और y इंटरसेप्ट -4 है, यानी कि ये -4 से स्टार्ट होगी, ये -4 से पास होगी, 0,-4 से, और स्लोप प्लस का 2 है, ऐसी लाइन बनेगी। ये कोऑर्डिनेट देखना हो तो इस कोऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू 0 रखो, सॉरी y की वैल्यू 0 रखो इक्वेशन में, y की जो y है 2x-4, इसमें y को वैल्यू 0 रखो, तो 0 इक्वल टू 2x-4, x की वैल्यू आ जाएगी 2,0। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है भाई, सब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। तुम्हें सारे हथियार दे दिए, अब तुम जैसे मर्जी उन हथियारों को यूज करना चाहो कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो मैं करवा रहा हूँ इनको, तुम्हें तो सभी तरीकों से करना है, तीनों इक्वेशन के फॉर्मेट से करना है ना। तीसरा भी एक और फॉर्मेट है, वो मैं भी बताऊंगा, बाकी जो 2 फॉर्मेट बताएं दोनों से करना है तुम्हें, है ना। तीसरा एक और फॉर्मेट है जो भी बचा होगा वो मैं बताऊंगा। तो y इक्वल टू x+2 है, इसको जब ड्रॉ करोगे तो y इंटरसेप्ट तो +2 है, c की वैल्यू 2 है और स्लोप 1 है, तो +1 का स्लोप है। ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू -2, ये लाइन आ गई। अरे समझ में आ गई क्या बात। डी पार्ट जो है y इक्वल टू -2x, y इक्वल टू -2x है, इसको जब तुम ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले तो c 0 है, तो ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन से पास ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है, वो स्लोप बताएगा किधर है, स्लोप नेगेटिव है, अरे वाह स्लोप नेगेटिव है, ऐसी लाइन बनेगी, प्लस एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल बनेगा। ठीक है क्या, एक्स बढ़ाने पर वाई कटेगा। क्लियर है यार, आगे चलो फिर, क्लियर है तो जो मैं थर्ड पार्ट बताना चाह रहा था कि जो थर्ड तरीके का एक्सप्रेशन होता है वो हम डिराइव करते हैं। अगर हमें 2 पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे रखी हो तो अब हमें सीधे लाइन की इक्वेशन हमने सीख लिया है, या तो स्लोप निकाल लो और y इक्वल टू mx+c में m रख दो और x और y कोई भी एक पॉइंट को सेटिस्फाई करके c निकाल के रख लो, वैसे भी कर सकते हो, है ना। या फिर इंटरसेप्ट से कर सकते हो, वो भी करना सिखाया मैंने। किसी जनरल पॉइंट x1 y1 x2 y2 के फॉर्मेट में ही इक्वेशन बनानी हो तो वो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनो, हमें स्लोप की और उसकी c की जरूरत पड़ेगी। ये ध्यान से सुनो, ये 90 डिग्री होगा, ये मैंने x और y एक्सिस के पैरेलल जो है वो लाइन बना ली है, ये ट्राइंगल बनाने के लिए, ट्राइंगल जरूरी है हमारे लिए स्लोप के लिए। ये 90 डिग्री होगा, ये डेल्टा x है, डेल्टा x को लिखा जा सकता है x2 माइनस x1, और ये जो है डेल्टा y होगा जो कि बनेगा y2 माइनस y1। अगर p1 को x1 कोमा y1, सॉरी p2 को x2 कोमा y2 लिखा और p1 को x1 कोमा y1, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये तो उसका नहीं लिखा हुआ था, चलो ठीक है। अब वापस से p1 p2 और ये पॉइंट p है, मैं p1 से p का जो स्लोप है इक्वल कर सकता हूँ
स्लोप ऑफ P1 P2, एक ही लाइन के तो पॉइंट्स हैं सारे, चाहे मैं इन दोनों पॉइंट का स्लोप लिखूं या फिर इन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप लिखूं, सेम ही तो आएगा। वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से निकाल लेना है। तो P1 P का, P1 से P का ये निकालना है। तो ये कोई जनरल पॉइंट P माना मैंने एक्स कोमा वाई उसका रिलेशन निकालने के लिए, और P1 P2 मुझे पता है, ये अननोन है, इसी अननोन के फॉर्मेट में तो इक्वेशन निकालनी है। तो P1 से P में y2 तो बन जाएगा y माइनस y1 बनेगा y1 अपॉन में x2 बनेगा x माइनस x1 बनेगा x1 इक्वल टू P1 से P2 अगर मैं जाऊंगा तो इन दोनों पॉइंट में, इसमें और इसमें y2 तो y2 रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो देखो एक x अननोन आ गया, y अननोन आ गया, बाकी x1 y1 हमारे नोन है। तो x1 y1 के फॉर्मेट में x और y का रिलेशन आ गया स्ट्रेट लाइन। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करोगे ना, इसमें y माइनस y1 को एक तरफ रख लेते हैं और जो x माइनस x1 उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x1। अब देखो ऐसा नहीं है कि x1 कोमा y1 कोई एक फिक्स पॉइंट है। मैं अगर ये बोलता कि अगर मैं स्लोप लिखता है, स्लोप ऑफ P2, तो उसको मैं इक्वल करता y माइनस y2 अपॉन में y x माइनस x2 के, है ना। इसमें मैं इसको x1 y1 और x2 y2 मान करके इसमें y माइनस y2 अपॉन में x माइनस x2 करता, तो ये इसका स्लोप बनता। अब मैं चाहे ये y माइनस y2 माइनस y करके x2 माइनस x करूँ, या फिर y माइनस y2 करके x माइनस x2 करूँ, एक ही बात होती है। डिवीजन में वो साइन ऊपर और नीचे से कोमा ना करके कट ही जाता है। तो अगर मैं इस तरीके से करता तो ये, अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूँगा तो ये बन जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूँगा तो ये बन जाएगा y माइनस y2 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x2। ये भी वही बात है, सेम ही इक्वेशन होगी। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना तो इक्वेशन वो सेम ही बन जाएगी। अरे कोई दिक्कत है क्या? सेम इक्वेशन बनेगी, तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं। देखो अब तुम बोलोगे सर इस इक्वेशन में हमने ये चेंज कर दिया, तो सेम, हमने एक जगह चेंज नहीं करा है, हमने दो जगह चेंज करा है, तो फाइनली इक्वेशन वही बन जाएगी। लाइन तो एक ही है ना, किसी भी तरीके से निकालो इक्वेशन एक ही आएगी, चाहे ऊपर के दो मेथड से निकालो, चाहे इस तीसरे मेथड में जो दो फॉर्म बनी इनसे निकालो। अरे लाइन तो एक ही है, इक्वेशन तो एक ही आएगी ना यार। तो जो लाइन आएगी उसकी इक्वेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है। और जो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 है, ये तो m है दोस्त, स्लोप है ना ये तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, या फिर y माइनस y2 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x2। जो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले रहे हो उसी के करस्पॉन्डिंग y यहाँ पे होना चाहिए, जो x यहाँ पे ले रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग y यहाँ पे होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब तुम किसको x1 y1 मान रहे हो, किसको x2 y2 मान रहे हो, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है क्या यार? तो ये एक और फॉर्मेट है लाइन की इक्वेशन निकालने का। इस पे भी तुम क्वेश्चन करते हो, ऊपर जो क्वेश्चन करे वो इस तरीके से भी करके चेक कर सकते हो, अगर तुम्हें दो पॉइंट दे रखे हो तो। जैसे ये जो लाइन दे रखी है 1,1 3,4, इसकी इक्वेशन निकालनी हो तुम्हें, तो y माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन में, सॉरी ऊपर y2 माइनस y1 आता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 ये है। तो मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ। चलो तुम्हारे कन्फ्यूजन है कि पहले वाले को x1 y1 मानेंगे तभी आएगा, तो देखो इसको x2 y2 मान लेता हूँ। तो y माइनस y1 क्या है तुम्हारा, फिर y1 तुम्हारा 4 है, इक्वल टू y2 यानी कि y2 तुम्हारा 1 है, माइनस y1 है 4 अपॉन में x2 क्या है 1 है, और x1 क्या है 3। तो देखो अगर मैं ये मान लेता कि इसको x2 y2, इस x1 y1 इसको x2 y2 मानता, तो y2 में 4 लिखता, 4 माइनस 1 ये बनता 4 माइनस 1, और ये 3 माइनस 1। अब दोनों जगह माइनस कॉमन लूंगा तो वही तो बन जा रहा है यार, तो फर्क पड़ेगा नहीं तुम x1 y1 x2 y2 किसको ले रहे हो उससे, है ना। इनटू में जो बनेगा वो बन जाएगा तुम्हारे पास में x माइनस x1 क्या है, x1 तुम्हारा अभी इस y1 के करस्पॉन्डिंग x1 है 3, तो वही लिखोगे तुम। तो ये y माइनस 4 इक्वल टू ये बन जाएगा -3 अपॉन में -2 इंटू एक्स माइनस 3, ये माइनस से माइनस कट गया, रीअरेंज करोगे तो बन जाएगा 2y माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस 9। तो 2y इक्वल टू 3x माइनस 1, ये इक्वेशन बन गई स्ट्रेट लाइन की। क्लियर है क्या यार? है ना। तो इस तरीके से भी ये इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेट लाइंस में
कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं दोस्तों, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप के बीच का कोई रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमें जानना यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस उसका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है फिजिक्स के अंदर, बट फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी यूज हो जाती है इन सब चीज़ों की। तो हम देख ही लेते हैं लगे हाथों, जब इतना पढ़ लिया है तो। L1 जो लाइन है इसका एंगल थीटा है, तो स्लोप ऑफ ये M1 अगर मैं बात करूँगा, स्लोप ऑफ लाइन वन, स्लोप ऑफ लाइन वन L1, ये M1 बोल देते हैं, वो बन जाएगा टेन थीटा। स्लोप ऑफ लाइन टू, स्लोप ऑफ लाइन टू ये बन जाएगा M2, उसको लिखेंगे, उसका एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल कितना है दोस्त, 90 डिग्री प्लस थीटा। दो परपेंडिकुलर लाइन हमने लिए हैं, L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो L1 का जो भी एंगल होगा थीटा, उससे 90 डिग्री आगे L2 होगा। अच्छा, तो इसका जो एंगल स्लोप बनेगा वो 10 टाइम्स 90 प्लस थीटा बनेगा। और जब मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि जो 10 90 प्लस थीटा होता है वो माइनस कोट थीटा होता है। बाकी तुमने 10th में इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे लगता पढ़ी होगी, हमारे समय तो होती थी भाई इतनी, और अभी भी होगी कम से कम इतनी तो, कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा, कोस 90 प्लस माइनस थीटा, ये क्या होते हैं। तो 90 डिग्री पे क्या होता है कि साइन कोस के अंदर, कोस साइन के अंदर चेंज होता है, टेन कोट के अंदर, कोट टेन के अंदर। तो वैसी ही बात है, यहाँ पे 10 सबसे पहले 90 प्लस समथिंग था तो कोट में चेंज हुआ, और 90 प्लस थीटा में 10 नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव आ गया। तो 10 90 प्लस थीटा होता है माइनस कोट थीटा, और कोट थीटा होता है 1/10 थीटा, यानी कि माइनस 1/10 थीटा। अरे क्लियर है क्या यार। तो M1 इंटू M2 अगर तुम करोगे तो 10 थीटा इंटू माइनस 1/10 थीटा क्या बन जाएगा दोस्त, -1, यानी कि M1 इंटू M2 -1 होगा। और L1 परपेंडिकुलर टू L2, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। या फिर मैं बोलूँ कि जब स्लोप -1 होगा देन L1 एंड L2 विल बी परपेंडिकुलर। तो हम ये बोलें कि L1 और L2 परपेंडिकुलर होंगे तो स्लोप हमेशा ही -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो भी सही नहीं है। सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, वो भी एक्सेप्शन नहीं है, वो एक्सिस खुद ही है, उसमें स्लोप्स एक जीरो और एक अनडिफाइंड आ जाता है इन्फिनिटी, इसलिए। अदरवाइज तो उसके अलावा कोई भी केस होगा, अगर इंक्लाइन लाइंस हैं अगर, और स्लोप अगर -1 के बराबर है मल्टीप्लिकेशन, तो परपेंडिकुलर होंगी ही होंगी। लेकिन अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर लूँ, है ना, इसके पैरेलल कोई एक लाइन ऐसे है और इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे है, ये L1 है और ये L2 है, इनके बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, लेकिन M1 जो है वो इन्फिनिटी है और M2 जो है वो, सॉरी M1 तो ज़ीरो है, स्लोप ज़ीरो, और M2 इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इनका डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जीरो इंटू इन्फिनिटी क्या होगा हम नहीं बता सकते, इन्फिनिटी क्या है, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमें नहीं पता, है ना। तो इसलिए उसको अलावा छोड़ के हमेशा जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो -1 होगा मल्टीप्लिकेशन, या फिर बोल दे कि मल्टीप्लिकेशन -1 है तो फिर परपेंडिकुलर तो होना ही है ना। अगर वो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो फिर जीरो और इन्फिनिटी वाला केस तो हट ही जाएगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो वो इंक्लाइन लाइन्स और परपेंडिकुलर होंगी और मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो भाई ये एक क्वेश्चन है, इसको करके देख लेते हैं और फिर तुम बताना कि चीज़ें तुम्हें कैसी लगी हैं। जो इक्वेशन है 2y = 4x + 3, इसको अगर ध्यान से देखें, इसमें बोला है कि ओरिजिन से पास होने वाली वो लाइन बताओ जो इसके परपेंडिकुलर है। तो इसको अगर हम y = 2y = 4x + 3, इसको स्लोप निकालना है तो हम सीधे ऐसे ही कर लेना, y = 2 से डिवाइड कर दो तो ये 2x + 3/2, तो y इंटरसेप्ट इसका 3/2 हो गया और स्लोप ये आ गया देखो m-2, यानी कि m1 तो -2 है तो m2 कितना होगा, m1 × m2 -1 होगा, क्योंकि ये वाली लाइन ओरिजिन एक्स या वाई एक्सिस पैरेलल नहीं है, तो वो दूसरा वाला केस हट गया, पैरेलल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल वाला, ये तो इंक्लाइन लाइन है तो दूसरी भी इंक्लाइन लाइन होगी, m1 m2 -1 के बराबर होगा। तो m1 अगर -2 है तो m2 निकालना है जो कि -1 के बराबर मल्टीप्लिकेशन, तो m2 आ जाएगा 1/2 के। तो y जो आएगा वो m2x + c2 के बराबर आएगा। c2 तो ज़ीरो होगा क्योंकि y इंटरसेप्ट ज़ीरो है, ओरिजिन से पास हो रही है तुम्हारी जो लाइन है, वो साफ साफ लिखा हुआ है ना कि लाइन जो है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन, सी 0 होना चाहिए उसका।
तो C2 0 है और M2 हमने निकाल ही लिया, तो सिर्फ लाइन आ गई ये M2 y इक्वल टू 1/2x, या फिर बोलें x इक्वल टू 2y, एक ही बात है दोनों। ये लाइन हो गई इसकी स्ट्रेट लाइन की, ये इक्वेशन हो गई। अरे क्लियर है क्या यार? है क्लियर है ना? क्लियर है तो भाई बताओ कैसी लगी चीज़ें, तुम्हें बताना कमेंट में, है ना। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया हमारा। तो बाकी बचे हुए सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। और इसीलिए मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें मैथ जब हम फिजिक्स स्टार्ट करें तो उसमें यूज होने वाली मैथ में तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आए। तुम 10th तक तुमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं तुम्हें, है ना। तुमने अगर बेसिक बेसिक भी चीज़ें याद हैं तो तुमसे इतना तुम्हें इतना पढ़ा दूंगा कि तुम्हें पीछे का ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें पीछे जाके कुछ पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें यहीं से पढ़ के सारी चीज़ें तुम कवर कर पाओगे, है ना। लास्ट में फिर से तुम्हें बता देता हूँ कि @फिजिक्स माफिया अपना टेलीग्राम चैनल है, माफियाज डाउट किलर अपना डाउट ग्रुप है, यहाँ पे रोज़ फ्री डाउट्स होते हैं फिजिक्स के, और बाकी स्टूडेंट बाकी सब्जेक्ट में भी तुम्हें हेल्प कर देते हैं। दूसरा फिजिक्स माफिया अपना टेलीग्राम चैनल है, ये तो टेलीग्राम चैनल है और ये डाउट ग्रुप है, ठीक है ना। ये चैनल ज्वाइन कर लेना रेगुलर अपडेट्स के लिए, क्लासेस कब होंगी कैसे होंगी किस समय किस दिन किस टॉपिक पे होगी, ये सब सारी अपडेट्स तुम्हें वहीं पे मिलती हैं, है ना। और क्या नई चीज़ आने वाली है सारी अपडेट्स तुम्हें वहीं पे मिलती हैं, नोट्स वगैरह सब जो मिलेंगे वहीं पे मिलेंगे, मटेरियल जो भी मिलेगा वहीं पे मिलेगा। और जो डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद में 10:30 पे मैं तुम्हें 10:30 PM पे लाइव मिलूंगा वहाँ पे। 10:30 या 10:40 मैं जल्दी कर देता हूँ, तो 10:40 हो सकता है लेट अगर हो थोड़ा बहुत, तो 10:40 तक मैं स्टार्ट कर दूंगा। लाइव डिस्कस करेंगे जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं क्लास से रिलेटेड, वो वहाँ पे आके तुम डिस्कस कर सकते हो और पूछ सकते हो, जो भी तुम्हें क्लास में नहीं समझ में आया उसको देख लेना, वहाँ पे पूछ लेना, या फिर कोई एक्स्ट्रा तुम्हारे डाउट हो तो वो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, है ना। तो ठीक है भाई, और अपना क्लास जो अच्छा लगा हो तुम्हें तो लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को सबसे पहले तो, है ना। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में बचा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम खत्म कर लेंगे प्रोबेबली, है ना। ऐसा ही पिछले 2 लेक्चर से लग रहा है कि कर लेंगे। सेकंड लेक्चर में भी नहीं हो पाया क्योंकि मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हर एक चीज़ एक एक डिटेल के साथ में बता रहा हूँ। तो अगले लेक्चर में, हाँ खैर आगे ज़्यादा इतनी चीज़ें हैं नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली थर्ड लेक्चर में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिमट जाएगा, और फिर उसके बाद में जो बची हुई चीज़ें हैं वो हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं 10:30 पे डाउट किलर्स ग्रुप के अंदर। बाय।